आप बोलते थे एक ये वाले कोर्स का तो हम 1 रुपया दे देंगे, लेकिन दूसरा कोर्स वो फ्री कर देना आप। तो लास्ट बैंकिंग अपन पढ़ रहे थे, आपको कहा गया था कि क्या कहा गया था आपको? नोट्स लिख के लेके आने हैं, है ना। बैंक में खाता खुला लो, बैंक खाता खुलाने को बुला लेगा ना, आपका सबका बैंक खाता खुला ले, जीरो बैलेंस। एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड सब आपको मिल जाएगा। तो आपको थोड़ी बहुत बैंकिंग करनी भी आ जाएगी, पड़ोस में ही बैंक है तो वहाँ जाते रहना भाई। हाँ जी, यहाँ पर हम समझ रहे थे फैक्टरिंग क्या होती है। फैक्टरिंग समझा दी थी क्या मैंने आपको? हाँ जी, ठीक है। फैक्टरिंग से वापस शुरू कर लेते हैं। ट्रेड। फैक्टरिंग का मतलब होता है, मैंने आपको बताया कि मान लो मैं आपसे मंथली फीस ले रहा हूँ और 1,000 रुपये मंथली फीस में लेता हूँ। ऐसे मेरे पास में 100 स्टूडेंट्स हैं, तो मेरे पास महीने के कितने रुपये आने चाहिए? 1 लाख रुपये आने चाहिए। अब ये आज हो गई 5 दिसंबर, 1 जनवरी 2026 को मेरे पास 1 लाख रुपये आएंगे। फिर 1 फरवरी 2026 को भी मेरे पास 1 लाख रुपये आएंगे। तो मैं बैंक के पास जाऊंगा, बैंक को बोलूंगा कि भैया मुझे 1 लाख रुपये इसके एवज में आप उधार दे दो, है ना। मैं सारे के सारे पैसे आपको एक साथ चुका दूंगा, क्योंकि मैं सारे के सारे पैसे एक साथ चुकाऊंगा। इसका मतलब ये लोन हुआ या फिर एडवांस हुआ? एडवांस हुआ। तो बैंक मुझे इस पर डिस्काउंट काट के दे देगा, है ना। डिस्काउंट अभी आप में से कुछ विद्यार्थी पढ़ ही रहे हैं फिलहाल, चैप्टर भी चल रहा है, तो डिस्काउंट हमेशा माइनस ही होता है। तो मान लो 1 लाख रुपए का इनवॉइस है, तो बैंक देखेगा अच्छा 1 महीने का ब्याज है, तो ठीक है मैं 1,000 रुपये काट के इसको कितने रुपये दे देता हूँ? 99,000 रुपये दे देता हूँ। और जो 1 फरवरी को आने वाले पैसे उस पर 2,000 रुपये कट जाएंगे। ऐसे मान लो अगले साल 1 दिसंबर को आने वाले पैसे पे ज़्यादा पैसे कटेंगे। तो डिस्काउंट जब कट जाता है, तब ब्याज एडवांस काटा जाता है, उसको क्या बोलते हैं? डिस्काउंट बोलते हैं। बताई थी मैंने आपको ये बात, ठीक है। तो ये फैक्टरिंग होती है। अब जैसे मान लो अगर आप एमएसएमई बन गए, अब आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट में लग गए, आप कोई चीज़ एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो, तो देश को जो है विदेशी पैसा भी मिलेगा, डॉलर भी आएगा, देश की करेंसी भी स्ट्रांग होगी, देश की इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। सरकार आपको फैसिलिटी देती है कि फिर आप बैंकों के पास मत जाओ, आप आपके पास जो भी इन्वॉइस है, जो भी आप करना चाहते हो, वो इस बार आप अपलोड कर दो। जिस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? ट्रेड। ट्रेड रिसीवेबल्स बता दिए, मतलब बिल्स रिसीवेबल आपको समझा दिए थे, डिस्काउंटिंग अभी आपको समझा दिया, सिस्टम समझाने की जरूरत नहीं है। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें सभी के सभी बैंक या फिर जो भी इंटरेस्टेड फाइनेंसर्स होंगे, वो आपको यहाँ पर खुद ही अपने आप अप्रोच कर लेंगे, ऑप्शन लगाने शुरू कर देंगे। जैसे मैंने कहा भाई मेरे पास तो ये वाले मुझे 1 लाख रुपये आज ही चाहिए, है ना। तो कोई बैंक बोलेगा भाई मैं 98,000 देने को तैयार हूँ, तो दूसरा बैंक बोलेगा नहीं नहीं मैं 98,200 दे दूंगा। तीसरा बैंक आ जाएगा नहीं मैं 98,250 रुपीज़ देने को तैयार हूँ। तो जो मुझे सबसे ज़्यादा पैसे देगा उससे मैं उधार ले लूँगा, है ना। ऐसा उधार लेने में मेरा तो नुकसान है ही नहीं ना कोई। मेरे को क्या फ़र्क पड़ रहा है उस बैंक की क्रेडिट कितनी अच्छी है, बैंक की कितनी क्रेडिट खराब है, क्योंकि मान लो बैंक डूब भी गया तो मेरा फ़ायदा हुआ ना, मेरे को पैसे नहीं देने पड़ेंगे। तो उस समय मुझे बैंक की क्रेडिट गुडविल भी कुछ नहीं देखनी। हाँ, अगर मैं बैंक में पैसा जमा कराता हूँ तो मुझे बैंक की गुडविल क्रेडिट देखनी होगी, है ना। जैसे भी आपको मैंने बताया भाई वो आपको एआई का कोर्स फ्री में करा रहा है, तो उसमें आपको गुडविल क्या देखनी? आपकी इच्छा हो जब तक आप पढ़ ली, आपकी इतनी इच्छा हो तो नहीं पढ़ी, लेकिन जब आपने हमारे यहाँ पर फीस जमा कराई तो आपको गुडविल देखनी थी ना भाई। आप हमारे को बहुत सारे पैसे एक साथ जमा करा रहे हो, कल को हमने चीटिंग कर ली तो, हमने आपको नहीं पढ़ाया तो, या हमने खराब पढ़ाया तो वो सब रिसर्च तो आप पहली बार मार्केट से करके आए थे, तभी आपने पैसे जमा कराए, किसी ना किसी कहने भी आपने कोचिंग ज्वाइन करी। तो इस तरह से जब ऑक्शन होता है, तो ऑक्शन होने पर जो एमएसएमई सप्लायर्स है उसी को फायदा होता है। ऑल डन? कंफर्म? चलो, अब क्या है भैया, ट्रेड्स क्यों बनाया गया पढ़ लो भाई। एमएसएमई का पेमेंट डिले क्यों नहीं होना चाहिए, ये एक एक दो बार मैं आपको सारी चीज़ जरूर समझा दूंगा, जिससे फिर फर्दर आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसका मतलब है जो मनी रोटेशन है वो फास्ट हो गया। मनी रोटेशन कैसे फास्ट हो गया? मानो कि मेरे पास कोई भी एक बिजनेस है, उस बिजनेस में मेरे को जब मैं सेल करता हूँ, मान लो मैं 1 लाख रुपए की सेल करता हूँ, तो जो सेकंड पार्टी है मुझसे माल लेकर के मुझे पैसे वापस देती है 60 दिनों के अंदर। तो 2 महीने में एक बार मैंने माल बेचा और इस 1 लाख रुपए में पैसे कमाता कितने हूँ बताओ? मान लो 30% पैसे कमाता हूँ, तो 1 लाख में मेरी इनकम कितनी है? 30,000। 30,000 रुपये मेरी इनकम हो गई। और मान लो मेरे पास 1 लाख रुपए ही है, तो मैं साल भर में ऐसे 6 राउंड लगा पाऊंगा, 6 बार माल बेच पाऊंगा ना। तो पहले मैं 1 लाख रुपए का माल प्रिपेयर करूंगा,
फिर मैं उसको बेचूंगा, 60 दिन बाद वो मुझे पैसे देगा, 2 महीने बाद। फिर उस 1 लाख से नया माल बनाऊंगा, फिर उसको बेचूंगा, फिर पैसे कमाऊंगा। तो 1 साल में मैं कितने रोटेशन कर रहा हूँ? 6 रोटेशन कर रहा हूँ। मैंने पैसे कितने कमाए है एक रोटेशन में? 30,000। 6 रोटेशन में 1,80,000। लेकिन अगर ये वाली सिचुएशन नहीं होगी, ये वाली सिचुएशन होती कि मैंने इस आदमी को 1 लाख रुपए का माल बेचा, ठीक है, और मैंने ट्रैक्स पर इसकी फैक्टरिंग कर दी, तो ऐसे करके मेरे को समझो कि 5 दिन में ही पैसे मिल गए। कितने दिन में? 5 दिन में। तो साल में लगभग 360 दिन। 360 में 5 का डिवाइड करें तो 72 रोटेशंस मैं कर सकता हूँ। पहले वाली कंडीशन में मैं कितने रोटेशन कर रहा था? 6। अभी मैं कितने रोटेशन कर सकता हूँ? चलो अपनी कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ 70 रोटेशन मान लेते हैं लगभग। तो 70 इंटू 30, 2100,000। 2100,000 यानी मैं साल के 21 लाख रुपए कमा सकता हूँ। आया समझ में? जब मेरा पेमेंट फास्ट आएगा तो मैं काम भी तो ज़्यादा करूंगा ना। अब समझ लो 21 लाख तो मैंने कमा ही लिए, तो अब मैं क्या बात को ट्रेड्स पे जाऊंगा, हर बार 1-1 लाख रुपए की फैक्टरिंग थोड़ी कराऊंगा। तो माल भी तो अगले साल 20 लाख का बनाऊंगा, और फिर फैक्टरिंग भी 20-20 लाख की कराऊंगा। तो मेरा बिजनेस तेजी से ग्रो हो रहा है। जबकि पहले वाले केस में क्या था, मैं डिपेंडेंट था कि सामने वाली फर्म मुझे पैसे देगी तो मैं नया माल बनाऊंगा, फिर मैं नया रोटेशन करूंगा। आया समझ में? पेमेंट डिले से बचने के लिए, हालांकि मुझे इसके अंदर ब्याज भी देना पड़ेगा। और देखो वर्किंग कैपिटल क्या होती है, वर्किंग कैपिटल को अपन 2 पार्ट में समझ सकते हैं। कितने लोग जानते हैं वर्किंग कैपिटल क्या होती है? कॉमर्स वाले? तुम भी तो कॉमर्स हो। अब आर्ट्स का हो गया? हाँ, तुम भी तो कॉमर्स की हो। तुम बताओ। ना, और कौन है कॉमर्स वाला? वो तो करंट असेट्स होती है। रॉ मटेरियल बाय करने के लिए जो आपको पैसा चाहिए, दैट इज वर्किंग कैपिटल। क्योंकि मैं कह रहा हूँ, मान लो मैं 1 लाख रुपए का माल बना रहा हूँ, बेच रहा हूँ, और मैं क्या चीज़ बना रहा हूँ, बेच रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं ये रिमोट कंट्रोल डिवाइस बना रहा हूँ और मैं इसी को बेच रहा हूँ। तो ये बनाने के लिए मुझे रॉ मटेरियल भी तो चाहिए ना। मुझे सिलिकॉन चिप्स चाहिए होगी, मुझे इसके इंटीग्रेटेड सर्किट चाहिए होंगे, मुझे प्लास्टिक कवर चाहिए, छोटी छोटी लाइट चाहिए होगी। इन सब के लिए मेरे पास पैसा तो होना चाहिए ना। ये बनेगा, मान लो ये बनने में अब 6 महीने लगेंगे, पूरा एक लॉट बनेगा 1 लाख पीस का, तब जाके आगे बिकेगा। तो 6 महीने तक बनाऊंगा कैसे? मेरे पास तो पैसा ही नहीं। तो वो बनाने के लिए ही जो पैसा चाहिए उसी को क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल। ठीक है, इतना आसान है कि आपको जो भी काम करना है उसी को तो वर्क बोलते हो। तो वर्क करने के लिए जो पैसा आपको चाहिए, दैट इज वर्किंग कैपिटल। चलो जी, ट्रांसपेरेंट और फास्ट पेमेंट देना। भाई फास्ट पेमेंट तो वही, क्या बात समझ में आई गई? और इसकी पहले ये गवर्नमेंट और आरबीआई। चलो अपने एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि ट्रैक्स किस किसने मिलकर बनाया, वो भी अपन पढ़ेंगे। और पढ़ लो भैया। अच्छा, ये पूरा प्रोसेस लिख रखा है ना, कैसे पूरा रिवॉल्विंग प्रोसेस हो रहा है। सबसे पहले क्या हो रहा है, एमएसएमई ने माल बेच दिया और बायर ने क्या करा, इनवॉइस एक्सेप्ट कर लिया। कहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया? ट्रेड्स पर एक्सेप्ट कर लिया। बट ट्रेड्स को क्या मालूम कि मैंने माल बेचा, वरना मैं चीटिंग भी तो कर सकता हूँ ना। मान लो मैं एमएसएमई हूँ, है ना, और मैंने एक बिल काट दिया रवि के नाम 10 करोड़ रुपए का, और ट्रेड्स पर पहुंच गया कि लाओ मुझे 10 करोड़ रुपए दे दो। तो रवि से कंफर्म भी तो करेंगे, क्रॉस चेक कैसे करेंगे? नहीं तो क्या होगा, मैं तो 10 करोड़ के 10-20 बिल फाड़ दूंगा और सारे पैसे लेके नीरव मोदी बन जाऊंगा, भाग जाऊंगा भैया। तो उसी उसी देखो, मैंने आपको क्या बताया कि बैंकिंग में कोई भी अपडेशन क्यों होता है? पहला, सिस्टम को स्ट्रांग बनाने के लिए, और दूसरा फ्रॉड रोकने के लिए। तो उसको एक्सेप्ट वहां पर करना जरूरी है। एक्सेप्ट करते के साथ में क्या हो गया, ये लाइबल हो गया। एक्सेप्ट करने के साथ ये लाइबल हो गया। अभी अगर आप मान लो बैंक की आप तैयारी कर रहे हो, अब बैंक में आप लग गए क्लरिकल स्टाफ पर, तो क्लरिकल स्टाफ के पास सारी पावर नहीं होती है ना। आप देखोगे अगर बैंक जाओगे तो सिंगल विंडो ऑपरेटर्स होते हैं। क्लर्क को सिंगल विंडो ऑपरेटर भी बोलते हैं, क्लर्क को असिस्टेंट भी बोलते हैं, क्लर्क को जूनियर एसोसिएट भी बोलते हैं। सबका काम एक ही है, सब बाबू हैं ये, है ना। बाबू मतलब वो वाला बाबू नहीं जो आप समझ रहे हैं, मेरा सोना बाबू नहीं। तो ये बाबू, तो इसके पास लिमिटेड पावर्स होती है। तो आप देखोगे ना, बैंक जब जाओगे इस तरह से काउंटर बने होंगे, है ना। यहाँ लिखा होगा कि 20,000 रुपए तक के ट्रांजेक्शन, कहाँ तक के?
20,000 रुपये तक ट्रांजेक्शन। भाई ये 20,000 रुपये तक के ट्रांजेक्शन ही क्यों कर सकता है? क्योंकि मान लो को नया नया बैंक क्लर्क लगा तो फ्रॉड कर सकता है। कैसे फ्रॉड कर सकता है कि भाई इन सबके अकाउंट खोल दिए, इन सबके अकाउंट में पैसे ही नहीं है और सबको 5-5 लाख रुपए के विड्रॉल दे दिए, सबको 5-5 लाख रुपए के विड्रॉल दे दिया। 100 लोगों को 5-5 लाख के विड्रॉल दे दिए, 5 करोड़ रुपए इकट्ठे हो गए, भाग गया। आज तो पहला ही दिन था नौकरी का, क्या कर लोगे है ना? अब वो फ्रॉड रोके कैसे? और 5-5 लाख ही को 10-10 लाख 50-50 लाख भी दे सकता था ना। जितनी बड़ी ब्रांच है उतना काम हो सकता है, लेकिन उसकी औकात केवल 20,000 रुपये तक की है। उसके पास लिमिट केवल 20,000 रुपये तक की है। हाँ, किसी बैंक में 40,000 हो सकती है, किसी बैंक में 50,000 हो सकती है, कोई सीनियर क्लर्क हो उसके पास स्पेशल पावर हो सकती है, लेकिन इन जनरल ही पावर 20,000 रुपये पर रहती है। अब जैसे ही आप चेक लेके जाओगे 50,000 रुपये का, तो ये बैंक क्लर्क क्या करेगा? इसको भेजेगा ऑफिसर के पास में, ठीक है? और ऑफिसर इसको वेरीफाई करेगा कि हाँ भाई इस खाते में 50,000 रुपये हैं, कि 50,000 रुपये इसमें से निकाल सकता है, अब इसको 50,000 रुपये दे दो। आया समझ में? इससे क्या होगा? फ्रॉड होने के चांसेस कम हो गए, ना। क्योंकि अब मान लो लायबिलिटी आएगी तो किस पर आएगी? 2 लोगों पर आएगी। पहले लायबिलिटी किस पर थी? एक ही आदमी पर थी, तो अकेला आदमी तो फ्रॉड इजीली कर सकता है ना, उसको किसी इन्वॉल्वमेंट की जरूरत ही नहीं है। और अगर मान लो इसको इन्वॉल्व करेगा तो काफ़ी सारी मशक्कत करनी पड़ेगी। हो सकता है इससे बात करने जाए, किसी का अपन मिलकर ऐसे फ्रॉड कर लेते तो ये पहली मीटिंग में उसको मना कर दे और उसकी कंप्लेन कर दे, वो डरेगा ना इस बात से। बैंकिंग में जब भी कोई अपडेशन होता है केवल और केवल किस लिए होता है? फ्रॉड को रोकने के लिए और सिस्टम को स्ट्रांग बनाने के लिए। और बैंकिंग में ही क्यों, मान लो अगर हम भी किसी भी तरह का अपडेशन कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं? सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए और फ्रॉड को रोकने के लिए कर रहे हैं, ठीक है? हम जैसे पहले हम शीट्स बांटते थे तो पहले हम शीट ऐसे डायरेक्टली बांट देते थे, 8 लोग बैठे हो 8 शीट, 7 लोग बैठे हो 7 शीट, ठीक है? फिर बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते थे? 2-2 शीट, 3-3, 4-4 शीट दोस्तों को बांट रहे हैं, गली मोहल्ले में प्रसाद बट रहा है। तो आपको बाद में समझ में आया कि भाई हमारे साथ चीटिंग भी हो रही है। हालांकि पूरे के पूरे 100 ऐसे नहीं थे, 100 में से कोई एक या 200 में से कोई एक ऐसा करता था। तो हमने क्या सिस्टम कर दिया? कार्ड लेकर के आओ, कार्ड पे एंट्री करा लो, शीट ले जाओ, तो सिंपल। तो फिर अब केवल सिस्टम को स्ट्रांग बनाने के लिए क्या हुआ? पहले हम नोट्स है ना हमारे मेन काउंटर से भी दे देते थे कि कोई भी व्यक्ति आओ, आईडी कार्ड पे एंट्री कराओ और काउंटर से नोट्स ले जाओ। अभी ऐसा नहीं करते ना, अभी नोट्स कब मिलते हैं? बुधवार को, या तो जिस दिन क्लास शुरू उस दिन मिल गए, फर्स्ट डे नोट्स मिल गए। अगर आप उस दिन एब्सेंट थे तो वेडनेसडे को मिलेंगे नोट्स। वेडनेसडे को भी कहाँ मिलेंगे? क्लासरूम में ही मिलेंगे। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि फिर क्या है, मतलब आईडी कार्ड लाया नहीं लाया, अब कल ले लेंगे ना यार, अरे अभी तो चलते हैं, अभी तो कौन यार आईडी कार्ड निकालने में जोड़ आ रहा है, बाहर गाड़ी में पड़ा है, ऊपर लाइब्रेरी में पड़ा है, कल ले लेंगे, क्लास के बाद ले लेंगे। तो आपने तो सोच लिया क्लास के बाद ले लेंगे, आपके लिए तो बहुत आसान काम था। पर जब आप वहाँ जाओगे तो आप अकेले थोड़ी जा रहे हो, 8-10-15 विद्यार्थी एक साथ जा रहे हैं, तो उनका टाइम उसी में कंज्यूम होता जा रहा है, जो कि बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं हो रहा है। फिर मालूम पड़ता था कि एक शीट इस हफ्ते बांटी थी, वो पूरे हफ्ते वहाँ पर तांता ही लगा रहता है, सुबह से लेकर शाम तक शीट 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 होती रहती है। तो जब दिन भर शीट ही बांटते रहेंगे तो दूसरा काम कब करेंगे? तो हमने फ्रॉड नहीं रोका, क्योंकि इसमें फ्रॉड तो कुछ हो ही नहीं रहा था। पहले भी शीट आईडी कार्ड पे मिल रहा, लेकिन सिस्टम स्ट्रांग हो गया ना। उनका जो काम दिन में 3-4 घंटे में खत्म होना था, मतलब हफ्ते भर में 20 घंटे लगते, वो काम 20 मिनट में खत्म हो जाता है। और मैं जब शीट बांटता हूँ तो कितना भी बड़ा हॉल पूरा खचाखच भराओ, मेरे शीट बांटने में केवल 3 मिनट लगते हैं। क्योंकि मैं तो स्टूडेंट को इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ कि भैया आईडी कार्ड ऐसे उल्टे खोल के रखो जमा करके ही। मैं तो आके केवल टिक करूंगा और 2 बॉडी गार्ड साथ लेके जाता हूँ, इसको 6 दे, इसको 5 दे, इसको 8 दे। सिंपल है ना भाई? जो काम 15-20 मिनट में होने वाला था वो काम मैं 2-3 मिनट में कर लेता हूँ ना, तो मेरी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी। और हो सकता है इस पूरे सिस्टम को देखते हुए आप में से एक विद्यार्थी, कुछ विद्यार्थी या सभी विद्यार्थी के दिमाग में ये बात है कि हम भी हमारे कौन कौन से टास्क को और शॉर्ट कर सकते हैं, हमारा टाइम कहाँ कहाँ पर बचा सकते हैं। तो टाइम बचाओगे तो ज़्यादा पढ़ाई करोगे, ज़्यादा पढ़ाई करोगे जल्दी नौकरी लगोगे। आया समझ में? चलो जी, अब क्या करें? तो अब एमएसएमई ने माल सप्लाई कर दिया, बायर क्या करेगा? ट्रेड्स पर उसको एक्सेप्ट कर लेगा। फिर इनवॉइस कहाँ चला जाएगा? ऑक्शन में चला जाएगा। अब बैंक और कौन? एनबीएफसी है ना। एनबीएफसी का मतलब समझ लेते हैं, हैंड टू हैंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। नॉन, भाई देखो फुल फॉर्म भी इन सब की चीज़ की बहुत आती है। नॉन बैंकिंग
फाइनेंशियल कंपनीज, कॉरपोरेशन नहीं, कंपनी, ठीक है, कंपनी। और वैस लग गया तो प्लूरल हो गया, एनबीएफसी हो गया। तो पहली चीज, ये जो होते हैं ये बैंकिंग का काम तो करते हैं, मतलब फाइनेंशियल काम तो करते हैं, लेकिन बैंकिंग वाला काम नहीं करते हैं ना। एक बार मोटे मोटे तौर पर समझ लेते हैं बैंक और एनबीएफसी में क्या क्या फर्क होता है। एग्जाम्पल दे देते हैं सबसे पहले। बैंक का एग्जाम्पल एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी। और एनबीएफसी का एग्जाम्पल, हाँ जी, लो बजाज फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस। कोटक महिंद्रा तो बैंक है भाई, कोटक महिंद्रा बैंक है। एनबीएफसी का एग्जांपल क्या हो गया, बजाज फाइनेंस या फिर मुथूट। अब मुथूट के तो आपने एडवर्टाइजमेंट देखी ही होंगे ना, मुथूट गोल्ड लोन, मणप्पुरम गोल्ड लोन, बहुत सारे हो गए आजकल। तो बैंक क्या क्या काम करता है, बैंक जितने भी काम करता है उनमें से एनबीएफसी मोटे तौर पे एक काम नहीं करता है, वो काम है कासा। कासा मतलब करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, है ना। मतलब कि थोड़े समय के लिए पैसे जमा कराने, फिर डिमांड पर पैसे मिल जाए, ऐसे वाले पैसे जमा नहीं करता है। बैंक तो जमा करता है लेकिन एनबीएफसी जमा नहीं करता, ठीक है। अब इसके बाद में जितने भी काम बैंकिंग के होते हैं सारे के सारे कर लेता है। जैसे मान लो ये एफडी करता है, क्या ये भी करता है और ये भी करता है। आरडी, आरडी मतलब हर महीने जो अपन थोड़े थोड़े पैसे जमा कराते हैं और बाद में मैच्योरिटी मिल जाती है, ये दोनों का ही काम होता है। और ये लोन देता है क्या, बिल्कुल देता है। ये भी लोन देता है क्या, ये भी लोन देता है। तो लगभग सारे के सारे काम सेम हो जाते हैं, लेकिन मोटे मोटे तौर पर क्या फर्क है, कासा। अब चूंकि करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट नहीं खोलता है तो सिंपल सी बात हो गई, इसका मतलब चेकबुक भी जारी नहीं करेगा, इसका मतलब पासबुक भी जारी नहीं करेगा, इसका मतलब एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड भी जारी। आ गया समझ में। तो सारे के सारे फर्क ये वाले। तो एनबीएफसी बाकी सारे काम करती है और मुख्यतः लोग यहाँ पर एफडी आरडी भी जमा नहीं कराते हैं, करा सकते हैं। जैसे मान लो आपने कंपनी का नाम सुना होगा सहारा, तो सहारा एनबीएफसी तो थी, तो पैसे जमा कर रही थी ना आपसे, लेकिन वो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट नहीं खोल रही थी। आया समझ में। एनबीएफसी के मैंने आपको एग्जाम्पल भी दे दिए भाई। बाहर घंटी बज रही है क्या भाई, ये खोलना एक बार थोड़ी। ठीक है। तो अब बैंक भी इसमें ऑप्शन लगा सकते हैं और एनबीएफसी भी इसमें ऑप्शन लगा सकती है। और जैसे ही डिस्काउंट रेट की बोली लगती है, किसको पैसे मिल गए, एमएसएमई को। और ड्यू डेट पे बायर बैंक को पैसा पूरा चुका देता है। बायर कौन था इसमें, जिसको आपने माल बेचा ना, वो बायर था। और मान लो बायर ने पैसा नहीं चुकाया तो आपको पैसा चुकाना है, तो जिम्मेदारी तो आपकी है। क्लियर। डन। ड्यू डेट के बाद पैसा चुकाओगे तो डेफिनेटली पेनल्टी लगेगी, चार्जेस लगेंगे, सरचार्जेस लगेंगे। चलो बात समझ में आ गई भाई साहब। अब और क्या इसमें, चलो जी इसका एग्जाम्पल भी दे दिया। एग्जाम्पल और आप एक बार झट से पढ़ लो भाई। कितने लाख का माल बेचा, 10 लाख का। पेमेंट कब मिलेगा, इसने ट्रेड्स पर डाल दिया, बैंक ने बोली लगा दी 6% एनुअल। 6% एनुअल मतलब महीने का आधा परसेंट ही हुआ, और 2 महीने का 1% हो गया। तो 1% पैसे कट के इसको कितने पैसे मिल गए। और बाद में भेल क्या करेगा, बैंक को पूरे 10 लाख रुपए दे देगा। ठीक है। चलो जी, और ये आ गया। तो भारत के जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, ट्रेड प्लेटफॉर्म है ना, जैसे कि प्लेटफॉर्म क्या होते हैं इस बात को आप समझ लो। क्या बता रहा था भाई मैं आपको, अलग अलग प्लेटफॉर्म समझ लो भाई। मान लो मेरे को, मैं किसान हूँ और मेरे को आलू बेचने हैं। भारत में एक साइंटिस्ट भी आया था, इसने आलू से सोना बनाया था 2014 में। देखा था क्या आपने वो वीडियो। इधर से आलू डालूंगा भाइयों और बहनों, उधर से सोना निकलेगा। हाँ,
तो मेरे को आलू बेचने हैं भाई। आलू बेचने के लिए क्या ये ज़रूरी है कि मैं सड़क पे रेहड़ी लगाऊं, ठेला लगा के बेचूं? नहीं। और क्या कर, दुकान भी लगा सकता हूँ। और लेकिन मैं तो किसान हूँ ना भाई। मेरे पास तो आलू के हैं 5,000 बोरे। 5,000 बोरे तो बेचने के लिए कहाँ जाऊँ फिर? किसी मैं मैं अपना प्लेटफॉर्म में, बड़ी मंडी है ना, छोटी मंडी है, बड़ी मंडी, वहाँ जाऊँगा। वहाँ भी अगर 5,000 बोरे बिकने के चांसेस नहीं होंगे तो मैं स्टेट लेवल की मंडी पे जाऊँगा, जयपुर चला जाऊँगा, जोधपुर चला जाऊँगा। आया समझ में? ये जो मैं आपको नाम बता रहा हूँ, ठेला लगाना है, दुकान लगानी है, या फिर बड़ी मंडी जाना है, या फिर छोटी मंडी जाना है, या फिर जयपुर मंडी जाना है, सब प्लेटफॉर्म ही तो है। यहाँ से मैं बेच भी सकता हूँ और यहाँ से दूसरे लोग खरीद भी सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही मान लो। अब मान लो ट्रैक्स मुझे डालने हैं, तो ट्रैक्स मैं कहाँ कहाँ डाल सकता हूँ, उसके अलग अलग प्लेटफॉर्म हैं। पहला प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? RXIL। फुल फॉर्म क्या हो गया इसका? चलो, अब आपको मालूम होना चाहिए किस किस के द्वारा बनाया गया है। NSE। अब समझ लो। एक बार अपन एक NSE समझ लेते हैं फिलहाल के लिए। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई मुझे आलू बेचने हैं, तो आलू बेचने के लिए मेरे पास प्लेटफॉर्म क्या है? मैं रेहड़ी लगा सकता हूँ, ठेला लगा सकता हूँ और मंडी में बेच सकता हूँ। ये मंडी स्टेट लेवल की भी हो सकती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल की भी हो सकती है और नेशनल लेवल की भी हो सकती है। कहीं पर भी बेच सकता हूँ। ठीक ऐसे ही जो कंपनियां अपने शेयर बाजार में इशू करती है, वो अपने शेयर कहाँ पर रजिस्टर करती है? NSE पर और BSE पर। NSE और BSE। N का मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है। अब आप इस बात को समझो कि भाई मेरे को तो आलू बेचने हैं और मैं आलू बेचना चाह रहा हूँ 6 रुपये किलो। कितने रुपए किलो? 6 रुपये किलो में आलू बेचना चाह रहा हूँ। अब मैं गया रामगंज मंडी में 6 रुपये किलो आलू बेचने, तो वहाँ पर जाते ही सबसे पहले मेरे को तो लोगों का विरोध सहन करना पड़ा, क्योंकि बाकी सब दुकानदार होलसेल में 8 रुपये बेचते थे और मैं कितने रुपये बेच रहा था? 6 रुपये बेच रहा था। तो बाकी सब दुकानदार मेरे को अपोज करेंगे ना। ठीक है, तो वो अपोज क्यों करेंगे? वो बोलेंगे भैया तू तो नया नया आदमी है, तूने हमारे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा रखा है क्या? बोलूँगा मैंने रजिस्ट्रेशन तो नहीं करा रखा। बोले तो रजिस्ट्रेशन करा। अब रजिस्ट्रेशन कराएगा तो जो भी तू माल यहाँ से खरीदेगा या बेचेगा, उस पर देखो टैक्स देना पड़ेगा हमारी सोसाइटी को, हमारी पूरी मंडी को, क्योंकि ऑपरेटिंग हो रही है, उसमें बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। आया समझ में? अब मान लो SBI कहता है कि भैया मैं मेरे बाजार में शेयर लेकर के आऊँगा। SBI जब बाजार में शेयर लेकर के आ रहा है तो उसको कहाँ पर रजिस्टर करने पड़ेंगे? NSE पे भी कर सकता है। और आया समझ में? मेरे को मेरे आलू बेचने हैं, अजमेर मंडी में बेच सकता हूँ, नेशनल मंडी जयपुर बेच सकता हूँ, दिल्ली भी बेच सकता हूँ, लेकिन बेचने के लिए मुझे खुद को वहाँ पे क्या करना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा ना। आपके पास कोचिंग इंस्टीट्यूट की बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म है, आप कहीं भी जाके पढ़ सकते हो, लेकिन क्या हम आपको सीधे क्लास में एंट्री दे देंगे? क्या कराना पड़ेगा आपको? पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो बिना रजिस्ट्रेशन कराए ये काम नहीं होगा। और हमारे पास अलग अलग चॉइस है। SBI चाहे तो NSE पे भी स्टॉक अपना रजिस्टर कर सकता है और BSE पे भी कर सकता है। तो BSE की फुल फॉर्म बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है भैया। अब ये समझो, एक्सचेंज का मतलब समझा दूं आपको। अगर आपसे कोई भी बोले कि बाजार क्या है ना, या आपसे बोले कोई भी मार्केट क्या है, मार्केट ही बोलते हैं ना भाई। किसी ने कहा भाई पापा ने फोन किया कहाँ जा रहे हो, तो भाई मार्केट जा रहा हूँ, बाजार जा रहा हूँ। ठीक है, तो बाजार वो स्थान है वेयर थिंग्स एक्सचेंज हैंड्स, जहाँ वस्तुएं हाथ बदलती हैं। जहाँ वस्तुएं हाथ बदलती है। ये मैंने आपको बहुत कम शब्दों में बढ़िया डेफिनेशन समझा दी है ना। आमतौर पे आप जानते हो जहाँ पे कोई चीज़ खरीदी जा रही है, कोई चीज़ बेची जा रही है, लेकिन जब मैंने कहा वस्तुएं हाथ बदलती है, तो थोड़ी देर पहले ये वस्तु मेरे हाथ में थी, मैंने आपको बेच दी, तो और आपके हाथ में जो पैसे थे वो मेरे हाथ में आ गए। तो जहाँ वस्तुएं हाथ बदलती है, जो आपके पैसे हैं वो भी एक वस्तु है, वो मैं आपसे खरीद रहा हूँ ये दे करके। या फिर आप ऐसा समझ सकते हो कि आप मेरे से ये खरीद रहे हो पैसे दे करके। मुझे पैसे की जरूरत थी आपको, तो बहुत पहले के समय ऐसा पैसे वैसे नहीं होते थे। तब क्या चलता था? वेरी गुड, तब चलता था बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम का मतलब था कि हर व्यक्ति के पास में कुछ ना कुछ सामान होता ही था।
मान लो कि राजस्थान के अंदर भाई गेहूं पैदा हो रहा है और एमपी के अंदर चावल पैदा हो रहा है, तो राजस्थान का व्यक्ति गेहूं ले लेता था एमपी वाले को, और एमपी वाले से उसके बदले चावल ले लेता था। 10 किलो गेहूं दिए तो उसके बदले 10 किलो चावल ले लिए। ऐसे ही मान लो अफ्रीका से सोना आ रहा था तो 10 किलो गेहूं दे के 10 किलो, फिर ऐसे चीज समझ में आएगी। नहीं, इक्वल क्वांटिटी नहीं होगी। तो अगर हम आपको 1000 किलो गेहूं देंगे तो आप हमारे को 1 ग्राम सोना दो, ऐसा समझ में। तो चावल और गेहूं तो लगभग सेम सेम हो गए, तो उसमें तो चल जाएगा 10 किलो की जगह 9 किलो, 8 किलो, 10 किलो, 12 किलो, पर 10 किलो चावल की जगह 10 किलो सोना थोड़ी मिलेगा। तो बार्टर सिस्टम का मतलब था जहाँ पैसे नहीं होते थे, आप एक वस्तु दे दो और दूसरी वस्तु उस पर ले लो। आया समझ में? कंफर्म? तो एक्सचेंज का मतलब आपको समझ में आ गया भैया? चलो, स्टॉक का मतलब समझ लेते हैं। स्टॉक का प्राइमरी मतलब जो निकाला जाता है उसे बोलते हैं माल। ठीक है, जैसे आप कॉमर्स में पढ़ोगे ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक, तो कॉमर्स का ही टर्म है, ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक। तो व्यक्ति देखता है भैया सुबह मेरे पास में 10,000 रुपये का स्टॉक पड़ा था और शाम को मेरे पास में 8,000 रुपये का स्टॉक है, मतलब कितने रुपए का स्टॉक बेच दिया? 2,000 रुपये का स्टॉक बेच दिया। तो इसको स्टॉक बोलते हैं ना। जो आपने मान लो मैं डस्टर बेचने का काम कर रहा हूँ, तो डस्टर मेरे लिए क्या है? स्टॉक है। आया समझ में? तो अब ये यहाँ पर स्टॉक थोड़ी बेचे जा रहे हैं, यहाँ पे क्या बेचे जा रहे हैं? शेयर्स बेचे जा रहे हैं। तो शेयर को स्टॉक भी बोलते हैं। ठीक है, शेयर का ही एक नाम और क्या होता है? स्टॉक होता है। और शेयर का ही एक नाम और क्या होता है? स्टेक भी होता है। स्टेक का मतलब होता है रिस्क, जोखिम। स्टेक का मतलब होता है जोखिम, क्योंकि जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदो जोखिम भी तो खरीद रहे हो सकता है वो कंपनी बंद हो जाए, आपको कुछ भी नहीं मिल पाए, हो सकता है आप बहुत सारे पैसे कमा लो। और नेशनल तो समझ ही गए। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर बेस्ड है? दिल्ली में बेस्ड है। और ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है कहाँ पर बेस्ड है ये। पहले और भी बहुत सारे अलग अलग स्टॉक एक्सचेंजेस चलते थे, इन्हें हम बोलते थे रीजनल स्टॉक एक्सचेंजेस। रीजनल स्टॉक एक्सचेंजेस अब ये बहुत कम चलते हैं या फिर लगभग अस्तित्व में नहीं है, क्योंकि इन दोनों ने पूरा का पूरा मार्केट कैप्चर कर लिया। दोनों ही गवर्नमेंट के हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी। ठीक है, और फिर फर्दर अपने को पढ़ने में आता है कि हम आए दिन पढ़ते हैं कि सेंसेक्स क्या होता है ना। तो इसका एक इंडिकेटर है सेंसेक्स, इसका एक इंडिकेटर है सेंसेक्स, है ना। इसका मतलब है सेंसिटिविटी इंडेक्स। बिल्कुल ठीक है, हाँ, सेंसिटिविटी इंडेक्स। ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई के बारे में आपको मोटे मोटे तौर पे खबर दे देता है। अब आपको कैसे पता पड़ेगा कि आप कोचिंग क्लासेस आ गए, कि कोचिंग क्लासेस चल रही है या नहीं चल रही? क्या इंडिकेशन है? पहला इंडिकेशन है भाई गेट पे ताला लगा हुआ है, आज कोचिंग ओपन नहीं हुई। ठीक है, उसमें व्हाट्सअप आने की जरूरत ही नहीं है, मैसेज मिलने की जरूरत ही नहीं है। और आप यहाँ तक आने की बात तो छोड़ो, आपने जैसे ही टर्न लिया आपको बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी दिख गई और कुछ लोग बिल्कुल रश करते हुए अंदर की तरफ भाग रहे थे, तो आप क्या समझ गए? कोचिंग चालू है। और आपने देखा भाई सब गाड़ियाँ खड़ी हैं, वो सीआरपी की बिल्डिंग के भी गाड़ियाँ खड़ी, मतलब कोचिंग बहुत बढ़िया चल रही है। और बिल्कुल भी गाड़ियाँ नहीं, एक भी गाड़ी नामो निशान ही नहीं है, मतलब संडे है। हाँ, मतलब संडे है। तो ऐसे तो अंदाजा लगाएंगे ना अपन, कैसे पता पड़ेगा मार्केट बढ़ रहा है या मार्केट घट रहा है? तो इसके लिए बना दिया गया सेंसेक्स, सेंसिटिविटी इंडेक्स। आ गया समझ में? वैसे तो इसके अंदर हजारों कंपनियां लिस्टेड होगी, जैसे कोई आलू बेच रहा है, कोई मटर बेच रहा है, कोई गोभी बेच रहा है। एसबीआई के शेयर भी हैं, आईसीआईसी के शेयर भी हैं, भेल के शेयर भी हैं, आरबीआई के शेयर, हर कंपनी के वहाँ पर शेयर उपलब्ध है। तो कैसे मालूम पड़ेगा ओवरऑल मार्केट बढ़ा या ओवरऑल मार्केट घटा? उसका इंडेक्स ही बनाएगा, है ना। ये कैसे बनाया गया है, क्या है, उसके बाद वो बहुत आगे की बात है। ऐसी एनएससी का भी खुद का एक इंडेक्स है, क्या है? निफ्टी। निफ्टी, है ना। किससे बनाएंगे? ये एनएससी प्लस 50, इन दो शब्दों से मिलकर बनाया क्या? निफ्टी, है ना। उसका मतलब है एनएससी की 50 कंपनियां इसमें लिस्टेड कर दी गई, वैसे तो हजारों होगी, उसमें से 50 के स्टॉक ले लिए गए। उनके आधार पर हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि बाजार ऊपर चल रहा है या बाजार नीचे चल रहा है। सही सारी बात समझ में आ गई भाई? चलो जी, सिडबी सब जानते ही होंगे, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। चलो जी, थोड़ा बहुत अब आप इसके बारे में भी समझ ही लो। तो भाई भारत में जो भी रुपए का तंत्र है, जो भी रुपए के बारे में बात हो रही है,
उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी सर्वप्रथम किसकी है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या क्या काम करेगी बताओ? इनको रैलियां भी तो करनी है। तो इन्होंने क्या करा? फाइनेंस मिनिस्ट्री बना दी। तो फाइनेंस का काम किसको दे दिया? फाइनेंस मिनिस्ट्री को दे दिया। ऐसे ही मान लो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री बना दी, एग्रीकल्चर का काम किसको दे दिया? ऐसे ही एमएसएमई इंडस्ट्री, एमएसएमई मिनिस्ट्री बना दी। ऐसे ही रेलवे मिनिस्ट्री बना दी, है ना। ऐसी फॉरेन मिनिस्ट्री बना दी। तो अलग अलग मिनिस्ट्रीज बना दी ना। तो अब फाइनेंस मिनिस्टर को भी तो रैली करनी है ना। तो वो क्या करेगा बेचारा? उसने क्या करा? उसने आरबीआई बना दिया। आरबीआई किसके लिए बना दिया? बैंकों के लिए बना दिया। फिर उसने क्या बना दिया? आईआरडीए बना दिया। आईआरडीए मतलब इंश्योरेंस के लिए बना दिया, ठीक है। ऐसे उसने एमसी बना दिया। उसने डिफरेंट कैटेगरी बना दी। तो अब ये अपन चलते हैं आरबीआई की तरफ। अब आरबीआई ने कहा भाई मैं भी क्या क्या देखूंगा, है ना। मुझे जाली तो नहीं देखनी है, पर मैं और भी तो बहुत सारे काम है। उसने बना दिया नाबार्ड। पढ़ा था हमने नाबार्ड के बारे में थोड़ा बहुत, चलो नाबार्ड बना दिया। इसने क्या बना दिया? सिड भी बना दिया। इसने और क्या बनाया? एग्जिम बना दिया। एग्जिम मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक बना दिया। सिड भी मतलब स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसने अलग अलग टास्क बांट दिए। आया समझ में? जैसे मैंने अलग अलग टास्क बांट रखे हैं। भाई कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहा है, ठीक है। अब कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहा है एसजी क्लासेस, तो क्या भाई ये अकेला आदमी सारे के सारे सब्जेक्ट पढ़ा लेगा? नहीं। तो ये तो इसको रैली भी तो करनी है। फिर ये क्या करेगा? इसने भैया एक इंग्लिश का ट्यूटर रख लिया, एक जीके पढ़ाने के लिए रख लिया, एक करंट अफेयर्स के लिए रख लिया, खुद मैथमेटिक्स पढ़ा रहा है, मान लो एक रीजनिंग के लिए भी रख लिया, एक बैंकिंग के लिए भी रख लिया, एक कंप्यूटर्स के लिए रख लिया। फिर इन सबको सपोर्ट करने के लिए इनके नीचे सबऑर्डिनेट स्टाफ भी तो चाहिए। कि नोट्स कौन बांटेगा? तो नोट्स बांटने वाला अलग हो गया है ना। साफ सफाई कौन करेगा? तो व्यक्ति अलग हो गया है। तो हर व्यक्ति का हर टास्क का एक अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिया गया। सही बात समझ में? ऐसा करने से थोड़ा सा अपना काम आसान हो गया। तो ऐसे ही गवर्नमेंट ने क्या करा? स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया बना दिया। मान लो कोई छोटे लेवल पे इंडस्ट्री लगाना चाह रहा है तो डायरेक्ट इनसे कॉन्टैक्ट करके अपना काम करवा सकता है। और ये है क्या? NSIC, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, ठीक है भैया। कॉरपोरेशन का मतलब क्या होता है? कॉरपोरेशन, जब भी कहीं पर आप कॉरपोरेशन लिखा देखोगे, कॉरपोरेशन शब्द वहीं पर लिखा आएगा जैसे LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ठीक है। तो कॉरपोरेशन वर्ड वहीं पर आता है जिसका संसद में विधेयक या फिर बिल जो भी बोलते होंगे, 3-4 होते हैं ना, ये वो पारित हुआ होता है, ठीक है भैया। RXIL मतलब रिसीवेबल एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। फिर ये M1 एक्सचेंज, M1 की फुल फॉर्म पूछते हैं। देखो M का मतलब तो क्या? माइंड, माइंड बोल लो, एक ही बात है। 1 का मतलब ये ऑनलाइन, ऑनलाइन हो गया ना 1। और ये ऐसे 1 नहीं हुआ, ये ONE1 हुआ। M1 ONE1 आया समझ में? O का मतलब ऑनलाइन नेशनल एक्सचेंज। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि कुछ एक रीजनल एक्सचेंजेस भी थे। मान लो राजस्थान की ही कंपनी है तो वहाँ पर रजिस्टर्ड हो जाएगी, जयपुर स्टॉक एक्सचेंज पर रजिस्टर्ड हो गई। गुजरात की कंपनी है तो बड़ौदा स्टॉक एक्सचेंज पर रजिस्टर्ड हो गई। ऐसे ही ये नेशनल एक्सचेंज है, यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर रजिस्टर्ड हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, किस किस की इसमें ओनरशिप है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया। पहली ओनरशिप किसकी है? मिंट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, तो होली ओन्ड इसी की है। बाद में हो सकता है किसी और चीज को भी मिला लिया जाए। ये फुल फॉर्म यहाँ पर लिख रखी है, ठीक है जी। एक है इनवॉइस स्मार्ट। इनवॉइस स्मार्ट किस किस की है? एक्सिस बैंक की है और एम जंक्शन। अब एम जंक्शन किसके द्वारा प्रायोजित है? टाटा स्टील और सेल। सेल का मतलब है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। दो 3 बार इनको रिवीजन करोगे याद हो जाएगा, या फिर एक बार लिख लोगे ना तो ही याद हो जाएगा। लिमिटेड, अब लिमिटेड शब्द जब भी लिखा आता है, लिमिटेड शब्द का एक ही मतलब होता है इसके मार्केट में शेयर्स अवेलेबल हैं, ठीक है। मतलब ये कहीं ना कहीं पर लिस्टेड है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कॉर्पोरेशन कहाँ लिखा आएगा? जो संसद में बिल पास हो गया तभी उसके आगे कॉर्पोरेशन लिखा आ सकता है। ऐसे मान लो कहीं पर भी लिमिटेड लिखा आ रहा है, इसका मतलब वो कंपनी अब लिमिटेड कंपनी है, उसके शेयर किसी ना किसी स्टॉक एक्सचेंज पर रजिस्टर्ड हो चुके हैं, ठीक है जी।
कंफर्म। चलो जी, अब 3 हो गए। एक इनवॉइस स्मार्ट हो गया, एक M1 एक्सचेंज हो गया और एक RXIL हो गया। समझ गया। जैसे भी अलग अलग प्लेटफॉर्म है, मुझे आलू बेचने तो कहीं भी बेच सकता हूँ। ऐसे इनको अपने रिसीवेबल्स यानी कि बिल्स बेचने हैं, फैक्टरिंग करनी है, तो ये RXIL, एक M1 और एक इनवॉइस स्मार्ट। ठीक है। कितने लोग समझते हैं इनवॉइस क्या होता है? इनवॉइस, चलो बताओ भाई। ठीक है, वेरी गुड। बिल अलग होते हैं और इनवॉइस बिल्कुल अलग होते हैं। जिसको आप आमतौर पे बिल बोलते हो, वो बिल नहीं होता, वो इनवॉइस होता है। बिल बिल्कुल डिफरेंट होता है। ठीक है। बिल होता है उधार लेन देन के लिए। मान लो ये लड़की मेरी दुकान पे आती है और 1,000 रुपये का सामान खरीदती है और नगद पैसे देके काम खत्म हो गया, तो मैं इसको इनवॉइस दूंगा कि देखो 1,000 रुपये में आपने क्या क्या खरीदा। आपने 2 किलो आलू खरीदे, 3 किलो गाजर खरीदी, वगैरह वगैरह वगैरह। दैट इज इनवॉइस। कि आपने क्या क्या आर्टिकल परचेज किए, उसकी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर है। और ये मेरे से 1,000 रुपये का माल उधार लेते हैं सेम, तो इनके पास वो एक सेम इनवॉइस जाएगा और मैं इनसे एक बिल भी साइन करवाऊंगा, वो बिल अलग होगा। उसमें कोई डिटेल नहीं होगी इन्होंने क्या क्या खरीदा। कुल मिला के इतना सा होगा कि आज 5 दिसंबर 2025 को बारह ने 1,000 रुपये का माल उधार खरीदा, जो कि ये 3 महीने बाद भुगतान कर देंगे। दैट इज बिल। ठीक है। इसलिए इनवॉइस स्मार्ट अपन ने पढ़ा तो समझ लिया। अच्छा, कौन कौन इसमें भाग ले सकते हैं भैया? MSME भाग ले सकते हैं और अरे सरकार को भी तो पैसे की जरूरत पड़ती है। ठीक है। बैंक को भी तो पैसे की जरूरत पड़ती है। सब कुछ सबके सब इसमें भाग ले सकते हैं। ठीक है। कौन कौन भाग नहीं ले सकता है? इंडिविजुअल। अब इंडिविजुअल की बात क्यों कही गई है? इंडिविजुअल की बात इसलिए कही गई है क्योंकि शेयर मार्केट में इंडिविजुअल लोग भाग ले सकते हैं। इंडिविजुअल मतलब मैं, मेरे अलावा कोई और नहीं। इंडिविजुअल मतलब आप, आपके अलावा कोई और नहीं। दैट इज इंडिविजुअल। इंडिविजुअल लोग भाग नहीं ले सकते हैं। नॉन MSME रिटेलर, अब रिटेलर तो है पर वो MSME में रजिस्टर्ड नहीं है, तो इसमें भाग नहीं ले सकता। और अनरजिस्टर्ड तो कहीं पे भी नहीं आएंगे। आए समझ में? कंफर्म। लो जी, पढ़ लो भाई साहब। रिसिप्ट और इनवॉइस सेम नहीं होते। इनवॉइस एक अगर कैश में है, पेड है, तो इटसेल्फ रिसिप्ट है। बताएंगे अभी। समझ गए भैया? जब तक आपको टैक्स का फुल फॉर्म याद रहेगा, आपको सब याद रहेगा। इसका मतलब टी का मतलब, आर का मतलब, फिर डिस्काउंटिंग सिस्टम। क्लियर है? तो वो जैसे टैक्स आया, रिसीवेबल आया, समझ में आ गया भाई MSME को ये फायदा पहुंचाने के लिए है। अच्छा, चलो अब एक नया इनका क्वेश्चन आया। सर इनवॉइस आपने बता दिया, फिर आपने क्या बता दिया? बिल बता दिया। फिर आप क्या बता रहे हो? रिसिप्ट बता रहे हो। ये तीनों चीजें मान लो कि ए नाम की व्यक्ति ने कैश में मेरे से माल खरीदा, तो मैं इसको क्या इशू करूंगा? इनवॉइस इशू करूंगा। और उस पर लिखा होगा कैश रिसीव्ड। इस पर क्या लिखा होगा? कैश रिसीव्ड या फिर पेमेंट रिसीव्ड। जरूरी थोड़ी कैश ही रिसीव होगा। अब तो UPI भी चल रहा है ना, डिजिटल पेमेंट भी चल रहा है, तो पेमेंट रिसीव हो गया। तो इनवॉइस में ही सब कुछ लिखा आ गया। ये इनवॉइस भी हो गया और ये रिसिप्ट भी हो गई, रिसिप्ट भी हो गई। ठीक है। अब मान लो भाई मेरे से उधार माल खरीदा गया, उधार माल खरीदा गया तो इनवॉइस तो देना ही है ना। उस इनवॉइस में लिखा होगा क्रेडिट, यानी ये माल उधार पर दिया गया है। अब जैसे ही इनवॉइस हाथ में आया, समझ में आ गया कि भाई तो माल अपना उधार लिया हुआ है। फिर इसके साथ में और क्या लिया जाएगा? एक बिल लिया जाएगा। और जब बिल का पेमेंट हो जाएगा, तो इस आदमी के पास क्या प्रूफ है? इस आदमी के पास क्या प्रूफ है कि इसने मुझे पैसे दे दिए? तो वो 1,000 रुपये जब मुझे देगा तो मैं इसको रसीद काट के दूंगा। आया समझ में? वो रसीद भी इसके पास रहेगी और बिल मेरे पास आ जाएगा। बिल तो शुरू से ही मेरे पास था। ऑल डन? लो जी, ये क्वेश्चन मिनिस्ट्री ऑफ MSME करेगी। क्यों करेगी भैया? कौन करेगा? अभी तो आपको बताया था सारे के सारे काम। अगर RBI के अलावा एक ऑप्शन होता है फाइनेंस मिनिस्ट्री, तो क्या होता? फाइनेंस मिनिस्ट्री होता है। फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऊपर होता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती। आया समझ में?
चलो जी, कितने क्वेश्चन हैं इसके भाई? बोलो भाई। ऑल ऑफ द अबव सब भाग ले सकते हैं? लो जी, बोलो भाई। ऑक्शन और डिस्काउंटिंग होती है? पढ़ लिया अपन नहीं है? तीन है। पहला है RXIL, M1, इनवॉइस स्मार्ट। अभी तो आपने क्वेश्चन पूछा था इनवॉइस और बिल वाला। तीन है भैया। ये नहीं है। देखो आजकल एग्जाम में क्या होता है, मतलब मान लो कोई नहीं भी पढ़ा होगा तो मैं ना थोड़ा बहुत बैंकिंग जानता हूँ, मान लो नया नया प्लेटफॉर्म आज ही डेवलप हुआ है तो मैं आइडिया लगा लूंगा, इसका मतलब ये होगा। लेकिन आजकल एग्जामिनेशन क्या करता है, बोलेगा कि ट्रेड्स की फुल फॉर्म नहीं बतानी है। ट्रेड्स में डी का मतलब बताओ, ट्रेड्स में डी का मतलब, और ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे, डिस्काउंटिंग, डिपॉजिट, डिजिटल और डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैं पूरी फुल फॉर्म पढ़ के तो अंदाजा लगा सकता हूँ, लेकिन मैं एक शब्द का अंदाजा नहीं लगा सकता। आपको याद रखना पड़ेगा कौन सा वाला सही है भाई। फर्स्ट ऑप्शन सही है। बोलो भाई। फर्स्ट ऑप्शन कंफर्म? इंटरनेशनल तो नहीं है? नेक्स्ट। यस, बिल्कुल सही है। और सोच लो आप। एक्सिस बैंक और कंफर्म। लो जी, इतनी थे क्या? शीट ही ओवर हो गई, बाद में बना लेना इसकी PDF, जब तक नई शीट पढ़ लेते हैं। और कोई डाउट आ रहा है भाई दिमाग में अभी तक आपके? है कोई क्वेरी? दोनों में करा सकते हो। हाँ, दोनों में। मान लो मेरे पास आलू, मेरे को तो आलू बेचने ना, मैं तो अजमेर की मंडी में भी रजिस्टर्ड हो गया, और मैं जयपुर की मंडी में भी रजिस्टर्ड हो गया, मैं दिल्ली की मंडी में भी रजिस्टर्ड हो गया। मैं रजिस्टर्ड होने का खर्चा ही क्या आ रहा है? मान लो 500 रुपये, और इनफैक्ट हर साल 500 रुपये खर्चा आ रहा है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे पास चॉइस हो गई ना। जब मैं ये माल बेचूंगा तो पहले भाव पूछूंगा ना। मालूम पड़ा कि भैया अजमेर के भाव मुझे मिल रहे हैं 6 रुपये किलो, और जयपुर के भाव मिल रहे हैं मुझे 6 रुपये 10 पैसे, तो मैं अजमेर ही बेचूंगा। ट्रांसपोर्टेशन बच गया ना। लेकिन मालूम पड़ा कि मुझे अजमेर में भाव मिल रहे हैं 6 रुपये और दिल्ली में मिल रहे हैं 9 रुपये, तो मैं कैलकुलेशन लगाऊंगा कि भैया मेरा ट्रांसपोर्टेशन कितना कम पड़ेगा, कितना पड़ेगा, तो फाइनली मेरे हाथ में कितने रुपए आएंगे, उस अकॉर्डिंग उससे चलूंगा। आया समझ में? तो एक ही कंपनी दोनों प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड हो सकती है और मल्टीपल प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड हो सकती है। वो वहाँ पर बिजनेस कर रही है नहीं कर रही है उसके ऊपर है। बिजनेस करना मैंडेटरी थोड़ी है। रजिस्ट्रेशन हो गया, जैसे अब बार काउंसिल होती है, ये लॉयर्स को रजिस्टर्ड कर लेती है ना। अब वो लॉयर लड़े ना लड़े के जाए नहीं जाए कोर्ट, उसकी मर्जी है। उसको हर साल अपना रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराना पड़ेगा ना। बात से नए नए नियम आ गए, और आप जानते हो नए नए नियम आए तो क्यों आए? फ्रॉड को रोकने के लिए। अब लोग किस तरह से फ्रॉड करते हैं, जैसे अमूमन क्या होता है कि आप कई जगह देखोगे, मान लो कोई बड़ी कंपनी है, कोई बड़ा व्यापारी है ना, अगर आपके कोई नोन हो या आपके पेरेंट्स हो तो ही बताना, उनकी वो वकालत करते नहीं है, वो केस वेस लड़ते नहीं है, लेकिन घर के बाहर नेम प्लेट है, एडवोकेट फला फला शर्मा, है ना, या फिर दिस फर्म इज गवर्नड बाय, या फिर दिस फर्म इज कंट्रोल्ड बाय एडवोकेट सो एंड सो। इससे क्या होता है, मान लो कोई भी व्यक्ति झगड़ा फसाद करने जा रहा है तो पहले ही देख के समझ जाता है ये तो भाई क्या है, एडवोकेट है। और वो एडवोकेट हो भी सकता है, और एडवोकेट का मतलब अलग है भाई, उसने LLB कर ली, तो दैट मीन्स ये नहीं कि वो एडवोकेट हो गया। एडवोकेट होने के लिए उसको बार काउंसिलिंग में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। आया समझ? मान लो मेरी इच्छा करी भाई मुझे लॉ पढ़नी है, तो मैंने LLB कर ली, तो मैंने मेरी इच्छा से LLB क्यों इसलिए कर ली, मुझे लॉ पढ़नी थी, मेरे को केस नहीं लड़ने थे, तो मैं LLB कहलाऊंगा, मैं लॉयर कहलाऊंगा, या फिर मैं एडवोकेट कहलाऊंगा, लॉयर कहलाऊंगा। आया समझ में? लेकिन अगर मैं रेगुलर बेसिस पे वहाँ काम नहीं करूंगा तो मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। हाँ, और क्या पूछते थे? बहुत सारे, जैसे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, NYSE जैसे, और कौन सा है, टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज है, और मॉस्को स्टॉक एक्सचेंज है, लंदन स्टॉक, बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंजेस है। और वहाँ पर ऐसा नहीं कि वहाँ के देश के ही रजिस्ट्रेशन होंगे, मतलब ऐसा होगा कि अमेरिका के अंदर एक स्टॉक एक्सचेंज ऐसा होगा जिसमें केवल अमेरिका की कंपनियां ही रजिस्टर्ड हो सकती हैं, और एक स्टॉक एक्सचेंज ऐसा भी होगा जो इंटरनेशनल होगा,
जहाँ पे अमेरिकी कंपनियां भी रजिस्टर्ड हो सकती है और दूसरे देशों की कंपनियां भी रजिस्टर्ड हो सकती है। और इंस्टा ओडी मतलब इंस्टेंट ओडी। ये बीच में उड़ता तीर कहाँ से आया? फ्लाइंग एरो। कहाँ पर? ऑप्शन में लिखा हुआ था, दिखाओ। कहाँ है? हाँ, इंस्टा ओडी, इसको बाद में देखेंगे, है ना। अभी अपन इस झंझट में नहीं फंसने वाले हैं। छोटा सा एक शब्द है, बाद में कभी देख लेंगे। चलो जी, तो भी अपन अपना आज का टारगेट पूरा करते हैं, जीरो बैलेंस अकाउंट। तो जैसे मैंने आपको बताया, आप सबके खाते खुला देंगे। कौन से वाले खाते खुला देंगे? जीरो बैलेंस अकाउंट। अब क्या होता है, दो तरह के अकाउंट होते हैं भाई। एक होता है जीरो बैलेंस अकाउंट, ठीक है। एक होता है नो फ्रिल अकाउंट, या फिर क्या बोलेंगे इसको, ऐसा कर देते हैं इसको BSBDA बोल देंगे, ठीक है। BSBDA स्मॉल। अब दोनों में फर्क क्या है कि जीरो बैलेंस अकाउंट में तो बैलेंस आपको कितना मेंटेन करना है? जीरो। मतलब अगर आपके खाते में 1 रुपया भी नहीं होगा तो किसी तरह की पेनल्टी नहीं लगेगी। और BSBDA मतलब बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। बेसिक चलो, इसमें डॉक्यूमेंट भी कुछ नहीं चाहिए। इसमें भाई डॉक्यूमेंट सारे चाहिए, इसमें डॉक्यूमेंट नहीं। मतलब बिना डॉक्यूमेंट ही आपका खाता खुल जाएगा, है ना। बिना डॉक्यूमेंट ही खिड़कियाँ खोल लो भाई, अब तो सफोकेशन हो रहा है। सीधी खिड़कियाँ खुले ऐसा मान लिया करो कि आप तो सड़क पर चल रहे हो गाड़ी पर, तो आपको अपने आप ठंड कम लगेगी। तो सरकार का ये मानना है कि मान लो कोई व्यक्ति जिसके पास में किसी भी तरह का प्रमाण पत्र नहीं बचा है जो ये साबित कर सके कि उसकी आइडेंटिटी क्या है, ठीक है, तो भी वो अपना बैंक खाता खोल सकता है, ठीक है। इसे बोलते हैं पार्शियल KYC या फिर नो KYC। KYC का मतलब सब जानते ही है, नो योर कस्टमर, है ना। कभी भी मान लो कहीं भी डिबेट में आप पिछड़ रहे हो, आपको बुरी तरह से मुंह की खानी पड़ रही हो, और वहां पर कभी KYC आ जाए तो झट से जीत जाना। उसको बोलना था भी नाम ही गलत रखा हुआ है, ये KYC नहीं RYC होना चाहिए। यस, बताओ, अमिताभ बच्चन जी को जानते हो या पहचानते हो? यस, रिकॉग्नाइज। आया समझ में? अमिताभ बच्चन जी को जानते हो से क्या मतलब है कि आप उनसे भली बात परिचित हो और वो भी आपको पहचानते हैं, बोथ वे। कि आप उनके सामने चले गए तो वो भी नमस्ते कर लेंगे, और भाई चाल चाल है रवि आर्ट्स वाला, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि आप भी उनको पहचानते हो और वो भी आपको पहचानते हैं। आपका एक दूसरे के भले घर आना जाना ना हो, लेकिन एक दूसरे को पहचानते हो। बोथ वे होता है नो का मतलब, और रिकॉग्नाइज का मतलब वन वे होता है। अब बताओ, अमिताभ बच्चन जी को जानते हो या पहचानते हो? पहचानते हो, ठीक है। और आपका जो बेस्ट फ्रेंड जो भी आपके साथ बैठा है उसको आप पहचानते भी हो और जानते भी हो, है ना। अब आप ऐसा कह सकते हो भाई कि मान लो गौरव को कहीं से लोन लेना है, ठीक है, और रवि की इसने इन्फॉर्मेशन दे दी, भाई रवि को मैं जानता हूँ। तो रवि को बैंक ने फ़ोन किया, भाई तुम गौरव को जानते हो क्या, इसको लोन दे देगा, तुम्हारी गारंटी है क्या? तो बोलेगा ओके दे दो, है ना। और मान लो मेरे पास फ़ोन आता है कि भाई अमिताभ बच्चन जी 100 करोड़ का लोन ले रहे हैं, आपकी गारंटी दे दें क्या? तो मैं गारंटी नहीं दूंगा ना भाई, क्योंकि मैं उनको जानता हूँ या फिर पहचानता हूँ। तो बस वो डिबेट वहीं ख़त्म हो जाएगी। इतना सा समझा दोगे तो आप जीत जाओगे, क्योंकि ये क्या है, शुरू से ही एरर चल रही है। KYC होना ही नहीं चाहिए। क्या होना चाहिए? रिकॉग्नाइज योर कस्टमर, है ना। मान लो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया होगा, अभी जब तक आप पढ़ रहे हो मुझे अभी भी आप सबके नाम याद नहीं है, लेकिन मुझे आधों से ज़्यादा के नाम याद होंगे। लेकिन जब आपकी कोचिंग ख़त्म हो जाएगी और आप मेरे कांटेक्ट में नहीं रहे तो मैं धीरे धीरे आप सबके नाम और आप सबकी शक्लें
बोलता चला जाऊंगा, ठीक है। लेकिन फिर भी आप कभी 5 साल 7 साल बाद में आए, वो तुम्हारी वो कहाँ है भाभी, हाँ वो क्या नाम है उसका, पिंकी, हाँ कारण बात कराना मेरी, फोन लगाओ। तो अब जैसे ये लड़की बहुत साल बाद में पढ़ने आई है ना, तो भाई ना तो मैं उसको जान रहा था ना मैं उसको, एक ही चीज थी भाई, तो आईडी कार्ड लेके आवा, ठीक है। तो अपना आईडी कार्ड संभाल के रखना आप। मान लो अगर आपने आईडी कार्ड घुमा दिया तो हम आपको नहीं पहचानेंगे। हाँ जैसे मान लो इमीडिएटली ऐसा कुछ हो गया, क्या पढ़ाई कर ही रहे हो और आपका आईडी कार्ड मिस हो गया, चोरी हो गया, गुम गया, बारिश में धुल गया, और फिर आप मेरे पास में आए, तो मैं इतना तो अलाउ कर दूंगा कि हाँ भाई फूलचंद मेरा स्टूडेंट है, पढ़ सकता है। कब तक पढ़ सकता है? जब तक मुझे याद है। अब अगर ये रोज पढ़ने आता रहेगा तो मुझे याद रहेगा। इसने अगर पढ़ने आना छोड़ दिया तो 2-3 महीने तो नहीं भूलूंगा, लेकिन 2-3-4 साल में तो भूल ही जाऊंगा ना। फिर इसको क्लासेस में बैठने की परमिशन नहीं है। आए समझ में? और जब इसके आईडी कार्ड नहीं है तो नोट्स भी नहीं मिलेंगे। ये घुमा चुका है। हाँ हाँ बता भाई फूला, मैं हॉकी का बहुत अच्छा खिलाड़ी हूँ, लेकिन मेरी एक टांग नकली है। हाँ तो नोट देते ही नहीं, हम कैसे देंगे नोट? क्योंकि अब अगेन हम नोट क्यों नहीं दे रहे? पहला सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, दूसरा क्योंकि हमने ऐसे ऐसे स्टूडेंट देखे हुए सर आईडी कार्ड घूम गए, नया आईडी कार्ड बना दिया, पहले बस आए नोट ले चुका था, फिर मोहल्ले में प्रसाद बांट रहा है, ठीक है ना। तो अब जैसे हमारे साथ एक बार ऐसा कुछ हो गया, हम तो दूध के चले हुए, हम तो हमारे लिए सब के सब एक जैसे हो गए, ठीक है। क्या हुआ? हाँ भाभी का नंबर नहीं है, इतनी बड़ी लड़ाई हो गई। जेलस सिस्टर इन लॉ, हाँ जी। तो रिकॉग्नाइज है या फिर नो है? है तो नो योर कस्टमर, लेकिन होना क्या चाहिए? जैसे अब आप 5 साल बाद में आए और आपने कहा हाँ हाँ सर मैं आपका, ला भाई आईडी कार्ड, आपने आईडी कार्ड डाला, हमें उसमें जो 2 चीज़ चेक करनी है हमने चेक कर ली, ठीक है। फिर मैं क्रॉस क्वेश्चन भी करता हूँ, और मैं क्रॉस क्वेश्चन क्या करता हूँ, हाँ तो बेटा मेरे से हिस्ट्री पढ़ी है, ज्योग्राफी, दोनों ही ऑप्शन गलत देता हूँ, है ना। क्योंकि ऐसे बहुत सारे फ्रॉड मेरे साथ ऑनलाइन भी लोगों ने करने की कोशिश करी। लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे फोन आते थे। अच्छा आप गूगल पे डालोगे कोई भी कोचिंग क्लासेस का नाम, तो 1 या 2 मिनट में मालूम पड़ जाएगा भाई कौन कौन क्या क्या है यहाँ पर। 1-2 व्यक्ति के नाम तो मालूम पड़ ही जाएंगे। अबाउट अस में जाओगे तो पता पड़ जाएगा। तो फोन आते समय सर आप बोल रहे हो? हाँ हाँ मैं बोल रहा हूँ सर, मैं प्रवीण बोल रहा हूँ, आपके शाम वाले बैच में आता था। हाँ भाई प्रवीण बताओ। सर आज एग्जाम था, बहुत अच्छा हो गया सर, आपको धन्यवाद देने के लिए फ़ोन किया मैंने। वेरी गुड, CHSL 2021 का आपने एग्जाम दे लिया और कोरोना चल रहा है, मास्क वास्क मत लगाना, मस्ती से घूमना। कि हाँ हाँ सर एक छोटी सी दिक्कत थी। मैंने बता, बोले सर मैं यहाँ आया था लखनऊ, मेरे बैग वैग सब चोरी हो गया, आप तो जानते ही यूपी के अंदर तो केवल 150 रुपये चाहिए। 50 रुपये का खाना खाऊंगा ना। फ़ोन कहाँ से कर रहा है? तो फ़ोन तो मैंने किसी से मांग के किया। अच्छा ठीक है सर, केवल 50 रुपये, केवल 150 रुपये की 50 रुपये का खाना खाऊंगा, 100 रुपये में जैसे जैसे अपने अजमेर आ जाऊंगा और आपको आते ही पैसे दे दूंगा। मैंने कहा बिल्कुल बेटा बिल्कुल ठीक है। बता क्वेश्चन कितने करे तूने? इतने। अच्छा हिस्ट्री में जो मैंने पढ़ाया था वो सब कर लिया? उसमें से क्या क्या आया? खेल खत्म। तो हमेशा क्वेश्चन इस तरह का पूछा जाना चाहिए जिसके कि अगर मान लो वो सही होता है। अब ऐसे भी पता है बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं सर हिस्ट्री ज्योग्राफी, मैंने तो आपसे मैथ पढ़ी थी, वो भी 3-4 दिन ही पढ़ाई थी, आपने बाद में बाहर भगा दिया था, है ना। तो मालूम पड़ गया भाई ये सच बोल रहा है या फिर झूठ बोल रहा है। आया समझ में? चलो तो वापस आते हैं कहाँ पर? जीरो बैलेंस अकाउंट। जीरो बैलेंस अकाउंट में डॉक्यूमेंट सारे चाहिए, डॉक्यूमेंट सारे चाहिए। बैंक को मुख्यतः 3 डॉक्यूमेंट आपके चाहिए होते हैं। एक आपका चाहिए होता है फोटो आईडी। क्या चाहिए होता है? फोटो। अच्छा अब आप मान लो अगर बैंक इंटरव्यू में जाओगे तो आपसे पूछेंगे कि कौन कौन से आईडी कार्ड वैलिड है आईडी के लिए। आईडी मतलब आइडेंटिफिकेशन। तो वो सब कुछ वैलिड है जिसके अंदर फोटो आपकी लगी हुई है, जैसे कि आधार कार्ड।
आधार कार्ड में फोटो लगी हुई है। यस, वोटर आईडी कार्ड और पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट और मार्कशीट आपकी नहीं मानी जाती है। मार्कशीट आपकी आइडेंटिटी प्रूफ नहीं मानी जाती, क्योंकि मार्कशीट में आप बचपन की फोटो होती है ना, तो बाद में पहचान थोड़ी पाएंगे, इसलिए वो नहीं, हमेशा लेटेस्ट वाला माना जाता है। और उसमें ही मान लो कोई फेरबदल दिख रहा है ना, जैसे जो मेरा आधार कार्ड है वो नहीं मानते अभी, वो कोई भी बैंक वाले मेरा आधार कार्ड नहीं मान रहे होते हैं, है ना, क्योंकि मेरी वो पहले की, बहुत पहले की फोटो खिंचाई हुई है, वो मैच ही नहीं हो रही मेरे इससे भी। है क्या मेरे पास आधार कार्ड? और आधार कार्ड से मैसेज आया, सबमिट आइडेंटिटी एंड एड्रेस डॉक्यूमेंट फॉर आधार नंबर ऑन माई आधार। वाई शुड आई? देखना बेल बज रही है। क्या करने के लिए फोन निकाला था? आधार कार्ड के लिए। मेरी जेब में भी तो होगा यार। हैगा? नहीं हैगा। नहीं हैगा भाई, नहीं हैगा। हाँ? मूछ वाली फोटो नहीं है, पूछ वाली फोटो है। देखो अब ये वाली फोटो है, बैंक वाले मानते ही नहीं है। दो चार और दिखा दो, सबको हंसने का मौका मिलना चाहिए। क्या बोल रहे हो? ओ माय गॉड सर, तो हाँ लो भाई, पीछे भी दिखाओ भाई। हाँ ये भी आइडिया सही लाओ। है ना, इसमें क्या डॉन लग रहा हूँ? लेवल मार्केटिंग है। खुद के पास साइकिल होगी, लेकिन सबको मर्सिडीज दिला देते हैं। जेठालाल ऐसे ही करता था। चलो जी, ऐसा कोई भी गवर्नमेंट ऑथराइज्ड, ठीक है, ये आपका आईडी कार्ड माना जा सकता है, और इसमें फोटो लगी हुई होती है। अब जैसे बिजली का बिल है ना, या किसी भी तरह का कोई बिल, चाहे बिजली का है, चाहे पानी का है, चाहे टेलीफोन का है, ये आइडेंटिटी प्रूफ नहीं है, क्योंकि उस पर आपका नाम तो लिखा हुआ है पर उसमें आपकी फोटो नहीं है। दूसरा इनको चाहिए होता है आपका एड्रेस प्रूफ, जो आधार कार्ड में होता है, पैन कार्ड में नहीं होता है, वोटर आईडी में होता है, ड्राइविंग लाइसेंस में होता है, पासपोर्ट में होता है, ये बिल में भी होता है, लेकिन बिल पे आपका नाम लिखा होना चाहिए। राशन कार्ड पे भी होता है, लेकिन राशन कार्ड के एग्जिस्टेंस में बहुत कम है ना, सरकार ने लगभग राशन कार्ड खत्म ही कर दिए, तो ये आईडी कार्ड हो सकता है। हाँ, जन आधार भी इसमें शामिल हो जाएगा, ठीक है, जन आधार भी इसमें शामिल होगा। आपको एक एग्जांपल बता दिया, तो राशन कार्ड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि राशन कार्ड में एक व्यक्ति की फोटो होती है। किसकी? मुखिया की। इस लड़की ने बता दिया कि मेरी मम्मी ही घर की मुखिया है, पापा कुछ नहीं है। हाँ, पापा को तो शाम का खाना तब मिलता है जब मम्मी के पैर दबाते हैं। हाँ, तो मुखिया तो मम्मी ही है, ठीक है। जिसकी फोटो लगी होगी वो हेड ऑफ द फैमिली होता है, उसके लिए वो आइडेंटिटी प्रूफ का भी काम करेगा। आया समझ में? और वैसे बहुत सारे आजकल एटीएम कार्ड भी आ गए जिनमें फोटो लगी हुई आती है, वो भी आइडेंटिटी प्रूफ का काम करते हैं। और तीसरा चीज होता है पैन प्रूफ। क्या चीज होता है?
पैन का फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर, ठीक है, परमानेंट अकाउंट नंबर विथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ऐसे PRAN भी होता है, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, ठीक है। परमानेंट हो गया ना, मतलब वो बार बार चेंज, जैसे आधार कार्ड भी आपका क्या है, परमानेंट है, अब वो चेंज नहीं होगा। मतलब आधार कार्ड आप चेंज करा सकते हो, एड्रेस चेंज करा सकते हो, नाम चेंज करा, सब कुछ चेंज करा सकते हो, लेकिन आधार नंबर चेंज नहीं होगा, ठीक है भाई। और पैन प्रूफ के लिए एक ही चीज आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, बाकी सब किसी और पर्पज से नहीं। तो पैन कार्ड इसलिए बनाया गया था कि अगर कोई भी व्यक्ति ITR यानी इनकम टैक्स रिटर्न या रिटर्न फाइल कर रहा है, तो कैसे मालूम पड़ेगा कि यार ये वही व्यक्ति है, क्योंकि सुमित गोयल नाम से बहुत सारे व्यक्ति हो सकते हैं, है ना। एक सुमित गोयल सर सिनेवर्ल्ड के पीछे भी पढ़ाते हैं, तो पढ़ा है उनसे कॉमर्स, मेक नाम से उनकी अकेडमी है, सेम नाम है ना। यहाँ पर भी उन्होंने अकाउंट्स पढ़ाई है। अब हो सकता है हमारा फादर नेम भी सेम है, पॉसिबल है। तो जब एक शहर में 4-5-7 नाम वाले मिल जाते हैं, ठीक है, तो मान लो ऐसे 1000 शहर ले लो, तो कोई तो कॉम्बिनेशन होगा कि फादर नेम भी सेम मिल जाए। तो अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कैसे मालूम पड़ेगा कि ये वो वाला सुमित गोयल है? उसके लिए क्या बना दिया, पैन नंबर। तो मेरे नाम में भी इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरा जो पैन नंबर है वो इंपॉर्टेंट, ठीक है। और बेसिकली पैन नंबर नहीं होता है, पैन कैरेक्टर्स होने चाहिए, क्योंकि ये सारे के सारे होते हैं लेटर। शुरू के 5 क्या होते हैं, लेटर। फिर 4 होते हैं डिजिट, 4 होते हैं डिजिट, और आखिरी वापस होता है लेटर, ठीक है। जिसके अंदर मैं आपको बता दूं, जिसका पैन कार्ड बना हुआ है, जिसको अपना पैन नंबर याद है, याद है, तुम्हारा 5th जो लेटर होगा वो M होगा, यस। ऐसे कोडिंग होती है, इस पूरी की पूरी कोडिंग होगी, वो मैं आपको कभी और पढ़ाऊंगा। ये जो 5th लेटर होगा ना, ये आपके सरनेम का पहला लेटर होगा, चेक कर लो पहले। पेरेंट का इनिशियल होगा, यस, होगा, क्योंकि मेरे में नहीं है वो, ठीक है। इन सबको डिटेल में और पढ़ेंगे। तो भाई मेरे को क्या, मेरा पैन नंबर डालना है, वो पैन नंबर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बिल्कुल यूनिक बनाया है, वो दूसरा है ही नहीं किसी के पास। तो वो जो भी रिटर्न जमा हो रहा है वो मेरे अकाउंट्स में जमा हो रहा है। अकाउंट मतलब बैंक अकाउंट नहीं, अकाउंट मतलब जो इनकम टैक्स के बाद मेरा अकाउंट खुला हुआ है, जिसमें सब डिटेल्स हो रही है कि भैया इस साल आपने इतने लाख रुपए कमाए, इस साल इतने करोड़ रुपए कमाए, इतना टैक्स दिया, वगैरह 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 वगैरह, ठीक है। ये सारी बात समझ में आ गई भाई। यहाँ पर आपको ना डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए होते BSBDA में, ठीक है। अब BSBDA भी क्या, 2 होते हैं। तो फिलहाल जीरो बैलेंस अकाउंट बैंक खोलता ही क्यों है, बैंक के एक तो चाहिए होता है फोटो ID प्रूफ, एक चाहिए होता है एड्रेस प्रूफ, और एक चाहिए होता है पैन प्रूफ। पैन नहीं भी है तो भी अकाउंट खुल जाएगा, कोई दिक्कत, नॉट रिक्वायर्ड, और हो तो अच्छी बात है। और जीरो बैलेंस खाता बैंक क्यों खोलता है, क्योंकि एटलीस्ट अगर बैंक वो अकाउंट खोलेगा तो कोई ना कोई हलचल होती रहेगी बैंक में। या आप खाता खुलाओगे तो कभी आपकी इच्छा होगी तो पैसे जमा कराने भी जाओगे, पैसे निकालने भी जाओगे, या फिर DD बनवाने जाओगे, तो कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन बैंक से करोगे ना, तो बैंक कहीं ना कहीं आपसे जुड़ा रहेगा और आपसे बैंक लाभ कमाता रहेगा, ऐसा बैंक का मानना है, ठीक है। और क्यों खोलता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने कह रखा है भैया कि आप जो स्कीम से सब तक पहुंचाओ ना, किसी के पास पैसे नहीं है तो भी उसका खाता खोलो। तो बैंक ने बोला नहीं भाई मैं तो लॉस होगा, बोले लॉस होगा तो क्या हो गया, उससे क्या फर्क पड़ता, लॉस होगा, इतने सारे लोगों से पैसे कमा भी तो रहे हो। तो जब आप 90 लोगों से पैसे कमा रहे हो तो 10 लोगों के, गरीबों के खाते भी तो खोल दो, उन पे खर्च कर देना, इसमें क्या हो गया। तो उनको बैंक खाते खोलने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये बोल देते भाई मैं स्टूडेंट ID कार्ड दे दो, या फिर हम सैलरी अकाउंट खोल देते हैं। सैलरी अकाउंट में तो फायदा है ना, क्योंकि सैलरी तो आएगी आएगी, उसमें बैलेंस मेंटेन करना जरूरी नहीं होता है, ठीक है भैया। ये होते हैं BSBD अकाउंट वगैरह। अब हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। नो फ्रिल अकाउंट, तो नो फ्रिल अकाउंट का नाम ही बदल के क्या कर दिया है, BSBDA कर दिया गया। तो छोड़ देते हैं, तो हमने कहीं पर एक
टेबल बना रखा है। ठीक है, देखो एक BSBD होता है। BSBD मतलब बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, वहां से बोल के भी पढ़ सकते हो, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। और एक BSBD होता है क्या, स्मॉल। ठीक है, पहले इनके नाम अलग अलग थे, इन्होंने बेवकूफ़ ने क्या नाम सेम कर दी, बहुत सारा कंफ्यूजन हो गया। तो ये नॉर्मल अकाउंट की तरह ही ट्रीट होता है। इसमें होता है पैसा 1,50,000 और 1,50,000, 4, 12, 12 और 0। तो 1,00,000 रुपए इसमें पूरे साल भर में क्रेडिट हो सकते हैं। पूरे साल भर में जितना भी पैसा आप जमा करा रहे हो, इनफैक्ट जितना भी ट्रांजैक्शन आप कर रहे हो, 1,00,000 रुपए से ज़्यादा नहीं होगा। 1,00,000 रुपए होते ही अकाउंट वहीं पर बंद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा क्यों कर रहे हैं, फ्रॉड रोकने के लिए। क्योंकि हमारे पास आपका आइडेंटिटी प्रूफ है ही नहीं। क्या आपका नाम रमेश परिहार है कि नहीं? नहीं, आपने तो रमेश परिहार नाम से अकाउंट खुला लिया। 1,00,000 रुपए में तो कितना ही फ्रॉड कर लोगे भाई। कोई टेररिस्ट फंडिंग नहीं मंगा सकते हो, कोई बहुत बड़ा घोटाला नहीं कर सकते हो। 1,00,000 रुपए ही मैक्सिमम ट्रांजैक्शन होगा, लेना देना मिला करके। 50,000 रुपए मैक्सिमम बैलेंस हो सकता है। 50,000 मैक्सिमम, बस किसी भी मोमेंट आपके खाते में 50,000 रुपए से ज़्यादा का बैलेंस नहीं होना चाहिए। होते ही अकाउंट वहीं पर स्टॉप कर दिया जाएगा। और महीने में 4 ही ट्रांजैक्शन कर सकते हो। महीने में कितने ट्रांजैक्शन? चाहे पैसे निकालो चाहे पैसे जमा कराओ। ठीक है, क्योंकि हम आपको ये सुविधा फिर भी क्यों दे रहे हैं? बिना आइडेंटिटी प्रूफ लिए हम आपको ये सुविधा दे रहे हैं। और 12 महीने तक आपका अकाउंट वैलिड रहेगा। 12 महीने बाद आपको एक मौका और दिया जा सकता है अगले 12 महीने के लिए। तो 24 महीने तक यानी 2 साल तक आपका अकाउंट खुला रहेगा, उसके बाद अकाउंट अपने आप बंद हो जाएगा। आई बात समझ में? यस और नो? ऐसा क्यों हो रहा है भाई? फ्रॉड है ना, आपके पास कोई भी प्रूफ तो है ही नहीं उसका। और बैलेंस इसमें क्या होना चाहिए? 0। BSBD है, स्मॉल नहीं, BSBD है सिंपल। इसमें ऐसी कोई क्रेडिट लिमिट नहीं है, इसमें ऐसी कोई बैलेंस लिमिट, ट्रांजैक्शन लिमिट होती है, वो जो नॉर्मल ट्रांजैक्शन लिमिट होती है वही होती है। कोई बैंक बोलता है भाई आप 6 महीने में 100 ट्रांजैक्शन कर सकते हो, कोई बैंक बोलता है आप 3 महीने में 100 ट्रांजैक्शन कर सकते हो। ठीक है, वो अलग अलग बैंक की लिमिट हो सकती है। और ये तो परमानेंट अकाउंट है, और यहाँ पर भी बैलेंस क्या होगा? 0 होगा। क्या ये बात समझ में आ गई भैया? अच्छा, अब इनकी, हाँ देखो, जो BSBD है स्मॉल अकाउंट है, पहले इसी को क्या बोलते थे? नो फ्रिल्स अकाउंट बोलते थे। ठीक है, और फ्री ATM कार्ड आपको मिल जाएगा। ये लिमिटेड नंबर ऑफ विड्रॉल बता दी, 4 ही होंगे। ठीक है, और आगे बढ़े तो PMJDY यानी प्रधानमंत्री जनधन योजना। ठीक है, फुल फॉर्म तो इसका बहुत आता ही आता है। ये भी लगभग BSBD ही है, लगभग। BSBD और इसमें फर्क है कि चूंकि सरकार ने स्पेसिफिकेशन करके ये स्कीम लेकर आए थे, तो PMJDY में यही सेम लिमिट्स है क्रेडिट वाली सारी के सारी। पर यहाँ पर क्या है, रुपे कार्ड भी आपको मिल जाता है। अब रुपे कार्ड मिलता है तो आपको इंश्योरेंस भी मिलता है। वो इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस भी होता है, और वो इंश्योरेंस एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। दोनों बातों में फर्क समझ लो। मान लो मैंने 1 करोड़ रुपए का लाइफ इंश्योरेंस खरीद लिया, और 1 करोड़ रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी खरीद लिया। ठीक है, यही काम मेरे एक दोस्त ने और कर लिया। अब मेरी डेथ हो गई एक्सीडेंट से, 1 करोड़ लाइफ इंश्योरेंस वाले भी मिलेंगे, और 1 करोड़, और मेरे दोस्त की डेथ हो जाती है नॉर्मल, है ना, वो बीमार पड़ा और मर गया, तो उसको एक्सीडेंट वाले 1 करोड़ रुपए नहीं मिलेंगे। आया समझ में? उसको केवल 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। तो ये इसमें और सुविधा मिलती है, प्लस इसमें ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी मिलती है। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है आपने बैंक से पैसे लोन ले लिए, एडवांस ले लिए, तो आप बाद में चुका दोगे। ये एडवांस मिल सकता है 10,000 रुपये तक का। कब मिलता है? 6 महीने बाद। अगर 6 महीने तक आपके ट्रांजेक्शन सेटिस्फैक्ट्री रहते हैं तो आपको ये एडवांस दिया जा सकता है, ये लोन आपको दिया जा सकता है। क्या ये सारी बात समझ में आ गई? हो सकता है आपके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही हो, सर ये नहीं पढ़ाया वो नहीं पढ़ाया। तो अपन क्या करते हैं भैया, सैलरी अकाउंट भी पढ़ लेते हैं। बता दिया सैलरी अकाउंट तो वैसे मैंने आपको, लिखोगे तो और बढ़िया हो जाएगा। चलो जी, तो नो फ्रिल अकाउंट में क्या था? बैलेंस भी 0 और डॉक्यूमेंट भी 0। और 0 बैलेंस अकाउंट में क्या था? डॉक्यूमेंट सारे लगेंगे। तो नो फ्रिल अकाउंट को ही पहले क्या बना दिया गया? BSBD। और BSBD का ही इम्प्रूव्ड फॉर्म क्या है?
प्रधानमंत्री जन धन योजना। अच्छा, जीरो बैलेंस अकाउंट को अब क्या बोलते हैं? BSBDA बोलते हैं। क्या बोलते हैं? BSBD। इसमें कोई लिमिट्स नहीं होती है, पर डॉक्यूमेंट सारे लगते हैं ना। जब सारे डॉक्यूमेंट लग गए तो लिमिटेशन क्यों होगी? और अपन इसकी कंपेरिजन टेबल पढ़ते हैं भैया। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास में पहले नो फ्रिल अकाउंट था, तो नो फ्रिल अकाउंट अपने आप किस में कन्वर्ट हो गया? BSBD में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, अब आपके पास में क्या है? आपने एक BSBD अकाउंट खुला लिया, ठीक है। मान लो मैं बिहार का रहने वाला हूँ। बिहार में मेरा एक अकाउंट ऑलरेडी चल रहा है जो कि नॉर्मल सेविंग अकाउंट है, और मैंने अजमेर आकर के BSBD स्मॉल अकाउंट भी खुला लिया। ये वाला अकाउंट मुझे 30 दिन के अंदर बंद करना जरूरी है। ये वाला अकाउंट मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं कुछ कंफ्यूज हो रहा हूँ। 30 दिन की लिमिट आएगी, भी पढ़ लेंगे अपन। अच्छा, मान लो मैंने एक BSBD अकाउंट PNB में खुला लिया। अब मैं SBI के पास जाऊंगा, वहां पर भी एक BSBD खुला सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। पूरे बैंकिंग सिस्टम में मेरे पास एक ही BSBD स्मॉल होगा। BSBD नॉर्मल तो कितने भी हो सकते हैं, लेकिन BSBD स्मॉल केवल एक ही अकाउंट होगा, ठीक है। उससे ज़्यादा अकाउंट मैं नहीं खुला सकता हूँ। तो देखो, PMJDY में बैलेंस है क्या? BSBD स्मॉल में जीरो बैलेंस अकाउंट में नहीं है, पर फिर भी कई बार बैंक बोल देता नहीं, आपको महीने में एक ट्रांजेक्शन करना जरूरी है। लिमिटेशन लगा देगा बैंक के ऊपर, ठीक है। सैलरी अकाउंट में नहीं है। किसके लिए है PMJDY? सभी के लिए है। और BSBD स्मॉल भी जीरो बैलेंस बैंक पे इच्छा है, कभी स्टूडेंट को दे दे, कभी बुढ़े बुढ़ियों को दे दे, कभी इसको दे दे, कभी उसको दे दे, जैसे उनको टारगेट पूरे करने होते हैं। और सैलरी अकाउंट किन के लिए? कार्ड कौन सा मिलेगा? ATM डेबिट कार्ड। ATM डेबिट कार्ड पर भी कभी चर्चा करेंगे, आप लिख लेना। रुपए कंपनी का कार्ड मिलता है, ठीक है। BSBD स्मॉल में मिलेगा। जीरो बैलेंस में क्या मिलेगा? डेबिट कार्ड मिलेगा। और सैलरी अकाउंट में भी वो ATM डेबिट कार्ड सब सेम ही होता है, सब सेम ही पढ़ना आपको। ATM डेबिट, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है? DBT होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, DBT मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का मतलब समझ लो, एक एग्जाम्पल से आपको समझ, तो आप तो सब खत्म हो गया भाई, कुछ बचा नहीं है। BJP आने के बाद में गरीबों की सब स्कीम रोक दी गई। मुझे ध्यान है कि वर्ष 2004 से लेके वर्ष 2014 तक जब UPA गवर्नमेंट थी, तो UPA गवर्नमेंट 370 रुपये में सिलेंडर देती थी, और किसी दिन अगर 372 रुपये कर देती थी। कितने रुपए? 2 रुपये बढ़ा दिए भाई साहब। अगले दिन सड़क पे रैलियां, सिलेंडर ले लेके लोग खड़े हो जाते। ये BJP वाले है ना, और खूब हंगामा करते। इनमें सबसे आगे रहती थी वो स्मृति ईरानी, जो पहले ऐसी थी, फिर ऐसी हो गई ढोल। देखा ना, जानते हैं स्मृति ईरानी को? तुलसी। हाँ, पहले धारावाहिक आता था, उसमें आती थी, लीड रोल में थी। सबसे पहले वो जाके चूड़ियाँ तोड़नी शुरू करती। तो इतनी बुरी स्थिति थी। और अभी स्थिति क्या है? अभी सिलेंडर कितने का आ रहा है? 858 रुपये का सिलेंडर आ रहा है भाई साहब, ठीक है। और किसी तरह की कोई माथापड़ी नहीं होती, कोई BJP वाला आगे नहीं आना। अब सिलेंडर कैसे? ये तो अभी हुआ है, इसके पहले तो बीच में भाई 1200 देख कर आए। तो क्योंकि क्या है, मेरा भी मानना ही है, और जो लोग बहुत चित परिचित है काफी लंबे समय से, उनको भी मानना ही है कि कांग्रेस को विपक्ष में बैठने का अनुभव ही नहीं है। कांग्रेस को सत्ता पक्ष में बैठने का एक्सपीरियंस बहुत तगड़ा है, और BJP को विपक्ष में बैठने का बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस है। तो दोनों को वहीं होना चाहिए। कांग्रेस को सत्ता में होना चाहिए और BJP को विपक्ष में होना चाहिए, तो देश बहुत बढ़िया चलता है। मैंने आप उठा के देख लेना, 2004 से 2014 तक देश की ग्रोथ बहुत अच्छी थी, और 2014 के आगे देश की ग्रोथ अच्छी बताई जा रही है। केवल वो अच्छे दिन कब आएंगे पता नहीं, है ना। तो अच्छा, हम ऐसा नहीं बोल, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, पूरी दुनिया ऐसा बोल रही है ना। आप EVM घोटाला आप देख ही रहे हो, आपकी आंखों के सामने हो रहा है, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं है। चलो जी, तो अब वापस आते हैं। तो पहले क्या होता था? पहले भी ये सिलेंडर 800 रुपये का ही होता था। कितने का होता था? लेकिन सरकार बोलती थी भैया, हम तो, छोटा एग्जाम्पल लेते हैं, हम तो 400 रुपये में सिलेंडर दे रहे हैं। तो जितने भी गैस एजेंसी वाले थे, उन्होंने बदमाशी करनी शुरू कर दी। उन्होंने क्या करा भैया कि मान लो गौरव के नाम, राम के नाम, श्याम के नाम, सबके नाम सिलेंडर कनेक्शन थे। अब सिलेंडर कनेक्शन तो इनके नाम है, सरकार इनको सिलेंडर कितने कितने में दे रही है? 400 में दे रही है।
इन्होंने इनको अलाउ भाई साल के 15 सिलेंडर ये रिफिल करा सकते हैं, लेकिन उन्होंने तो 6 रिफिल ही कराए, तो बाकी 9 इनके नाम पे रिफिल करके खुद के पास रख लेते थे और ब्लैक मार्केट में 800-900 रुपए की बेचते थे। आई बात समझ में? तो गौरव को पता भी नहीं है कि इसके नाम पे पूरे 15 सिलेंडर बुक हो गए। अच्छा, इसको पैसे भी नहीं देने पड़े, तो इसको परवाह भी नहीं है इस बात की। लेकिन फिर सरकार ने कहा नहीं, अब सिलेंडर 800 रुपए का ही मिलेगा, और गौरव के नाम सिलेंडर है तो 400 रुपए इसके बैंक खाते में सीधे आ जाएंगे। आया समझ में? तो इसने कितने सिलेंडर के पैसे दिए थे? 6। तो 6 चौक 24 तो ही गए, फिर देखा 3600 रुपये और आ गए, क्योंकि उस एजेंसी वाले ने क्या करा होगा, इसके नाम बुकिंग करी होगी ना, तो उसको आगे कितने कितने रुपए देने पड़े होंगे? 800 रुपये। और वो जो डिफरेंस के 400 रुपये थे, तो फ्रॉड रुक गया ना। तो उसने जैसे ही पहला सिलेंडर बुक करा होगा, उसको समझ में आ गया भाई पैसे सीधे किसके पास जा रहे हैं? गौरव के पास जा रहे हैं। आया समझ में? क्लियर है? अब फ्रॉड होने खत्म हो गए या रुक गए? कम हो गए? कम हो गए। अभी भी फ्रॉड हो रहे हैं, स्टिल फ्रॉड हो रहे हैं। अब कैसे फ्रॉड होने लग गया? 800 रुपये का गैस सिलेंडर है, गौरव को पता ही नहीं गौरव के नाम पे गैस कनेक्शन। गैस कनेक्शन देना किसको है? गैस एजेंसी को। उसमें जो केवाईसी लगेगी उसको कौन वेरीफाई करेगा? गैस एजेंसी खुद वेरीफाई करेगी। जहाँ से आधार कार्ड मिल गया उसी को गैस कनेक्शन देगी। अच्छा, मोबाइल नंबर खुद का गलत डाल दो, मोबाइल नंबर में क्या कोई भी डिटेल डाल दो, या बोल दो मोबाइल नंबर है ही नहीं। सरकार की ये पॉलिसी थोड़ी है कि हर आदमी के पास मोबाइल नंबर होना जरूरी है। तो क्या हो रहा है, इसके नाम पे 15 सिलेंडर उठ रहे हैं, और कितने कितने में उठ रहे हैं? 800 में, और बचे हुए 400 को भी इसके नाम पे खाता खुलवा लिया। मतलब इस तरह के बहुत सारे फ्रॉड होते आए हैं। तो सरकार ने धीरे 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 हर तरह की सब्सिडी बंद कर दी। तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो होते थे, केरोसिन में भी होता था। केरोसिन समझते हो, है ना? मतलब पेट्रोल डीजल का और थोड़ा बिगड़ा हुआ रूप, है ना, घासलेट, तो डीबीटी। अच्छा, इसमें इंश्योरेंस भी आपको मिलेगा और ओडी भी मिलेगी। ओडी मतलब एक तरह का लोन हो गया, बेसिक मुफ्त। जो बेसिक फैसिलिटी वो सारी की सारी मिलेगी। जीरो बैलेंस की फैसिलिटी आपको मिल रही है, सैलरी आपकी क्रेडिट हो रही है। देखो यहाँ पर लिमिटेशन है लेन देन पर, यहाँ पर भी है, यहाँ पर किसी तरह की लिमिटेशन नहीं। लेकिन अगर आपकी सैलरी अकाउंट बंद, अगर आपकी सैलरी आनी बंद हो गई, 6 महीने तक आपकी सैलरी नहीं आई, तो बैंक समझ गया आपको नौकरी से निकाल दिया गया है, तब वो नॉर्मल अकाउंट में कन्वर्ट हो गया। फिर आपको बैलेंस रखना जरूरी होगा। ठीक है भाई? और समझते हैं? हाँ, ये राज। तो अगर नो फ्रिल अकाउंट है, नो फ्रिल अकाउंट, अच्छा जब ये स्कीम आई थी BSBD स्मॉल, ठीक है, अब वो कंफ्यूजन नहीं होगा। जब BSBD स्मॉल स्कीम आई तो सारे के सारे नो फ्रिल अकाउंट किसमें कन्वर्ट कर दिए गए? BSBD में, और ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो गए कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर। ठीक है भाई? और एक पर्सन का एक ही बैंक अकाउंट, एक ही BSBD स्मॉल अकाउंट होगा पूरे के पूरे बैंकिंग सिस्टम के अंदर। ठीक है जी? आप दो अलग अलग बैंकों में 2 BSBD नहीं रख सकते हो, लेकिन हाँ ये हो सकता है कि एक बैंक में आपका BSBD हो और एक बैंक में आपका नॉर्मल सेविंग अकाउंट हो, वो आप रख सकते हो। ठीक है? 1 या 10 भी रख सकते हो, लेकिन BSBD एक ही होगा। ये वो सारी की सारी लिमिट्स आ गई जो आपको BSBD स्मॉल याद करनी। मैंने लिखी भी थी, 2-3 भाई मैं देख रहा था पीछे से झटझट कॉपी कर रहे थे। कॉपी करने की नीड ही नहीं। 1 लाख रुपए का रेट पूरे साल में, 50,000 का बैलेंस एट एनी पॉइंट, 10,000 रुपये पर मंथ डेबिट होंगे। 10,000 से ज़्यादा डेबिट नहीं कर सकते हो। आपको तो इस महीने 15,000 निकालूंगा, नहीं भैया नहीं, इस महीने 15,000 रुपये नहीं निकाल सकते। ठीक है? हेलो, तो 10,000 रुपये ही पर मंथ आप निकाल सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो। वो भी कितने डेबिट ट्रांजैक्शन? केवल 4। लेकिन आप मान लो बैलेंस इंक्वायरी कर रहे हो, वो डेबिट ट्रांजैक्शन नहीं है। किसी भी तरह का फॉरेन रेमिटेंस, विदेश से पैसा आपके पास नहीं आएगा। जीरो बैलेंस है, ATM कार्ड के चार्जेस नहीं है, जीरो चार्जेस पर पासबुक, और 12 महीने, और 12 महीने समझ गए ना, 12 महीने बाद आपको कंप्लीट KYC करनी पड़ेगी, फुल KYC। नहीं करी तो आपको एक बार 12 महीने और दिए जा सकते हैं आपके व्यवहार को देखते हुए। उसके बाद आपको कोई टाइम लिमिट नहीं दी जाएगी, आपका बैंक खाता बंद हो जाएगा। सरकार को ये मालूम ही नहीं है कि आप हमारे नागरिक हो के नहीं है। इन शॉर्ट यहाँ पे लिख दिया गया है भैया। अब इसकी और डिटेल अपन फाइनली पढ़ लेते हैं। तो कहाँ गया? ये रहा। कुछ एक क्वेश्चन जरूर करेंगे भैया। देखो, BSBD में पूरी KYC चाहिए, BSBD स्मॉल में पार्शल चाहिए, और यहाँ पर क्या चाहिए? दोनों चलेगी। फुल होगी तो अलग तरह से ट्रीटमेंट होगा, पार्शल होगी तो अलग तरह से होगा। मतलब आपको चाहिए कि भाई मुझे ओवरड्राफ्ट मिल जाए, तो कब मिलेगा? जब फुल KYC होगी। ऐसे थोड़ी आपको पैसे उधार दे देंगे। ठीक है? बैलेंस लिमिट BSBD में कितनी है?
मैक्सिमम 50,000 रख सकते हो। उधर कुछ भी नहीं है, इधर कुछ भी नहीं है। एनुअल क्रेडिट लिमिट इधर कुछ भी नहीं, उधर कुछ भी नहीं, इधर कितनी है? 1 लाख है। विड्रॉल लिमिट नॉर्मल लिमिट से इधर 10,000 है। लगभग लगभग मैं आपको सारी चीजें पढ़ा चुका हूँ। ठीक है भैया। यहाँ पर फॉरेन रेमिटेंस भी अलाउड है कब? केवाईसी हो गया ना, तो नॉर्मल अकाउंट की तरह ट्रीट हो रहा है अब तो। ठीक है। और ये लो भैया, बोलते जाओ भाई। सेकंड ऑप्शन, बोलो भैया। दूसरे बैंक में नया बीएसबीडी अकाउंट खोलना है, क्या करना पड़ेगा? पहले वाले बीएसबीडी को बंद करना होगा। आपको तेजी से पढ़ना पड़ेगा ना। सेकंड ऑप्शन, सेकंड बीएसबीडी है। आप सारे ऑप्शन पढ़ो। सेकंड बीएसबीडी है, नहीं दूसरा बेस नहीं खोल सकता है। हाँ, बीएसबीडीए में क्या है? जीरो बैलेंस है। देखो बीएसबीडीए में थोड़ी कि चेकबुक लेनी जरूरी है। कस्टमर की इच्छा हो तो ले, कस्टमर की इच्छा हो तो ना ले। हाई विड्रॉल लिमिट नहीं है, रेगुलर सैलरी के लिए नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन हुआ ना। नंबर ऑफ विड्रॉल्स पर आप लगा सकते हैं जी। चलो, वैसे तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी सही हो सकता है, पर वो लिखा है ऊपर दिशा निर्देश किसने उपलब्ध कराया। चल रहा है। चलो। पार्शियल केवाईसी। देखो पार्शियल केवाईसी क्या होती है कि आप आपके यहाँ के पार्षद से, सरपंच से लिखा के दे दो क्या भैया मैं इस व्यक्ति से परिचित हूँ, मैं इसको जानता हूँ, या फिर आपने किसी गेजेटेड ऑफिसर से लिखा के दे दिया, या फिर ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंटेड प्रूफ दे दिया जिसको बैंक मान ले कि हाँ हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। गलत। 50,000। थर्ड ऑप्शन, सीमा बढ़ा दी जाती है 12 महीने के लिए। रुको भाई साहब, बिल्कुल नहीं, सेकंड ऑप्शन होगा। मेरे को अगली बार एडिट करा देना, मैं भी इसमें चेंज कर दूंगा। अकाउंट क्लोज क्यों होगा? लिमिट इंक्रीज हो जाती है 12 महीने के लिए। ठीक है भाई। इफ व्हाट हैपेंस इफ फुल केवाईसी इज नॉट कंप्लीटेड विद इन टाइम फ्रेम, तो 12 महीने का टाइम फ्रेम है ना। 12 महीने में आपने नहीं करी फुल केवाईसी तो कोई बात नहीं, आपको 12 महीने और मिलेंगे ना। दोनों में नहीं है, स्मॉल में नहीं है भैया। जैसे ही आपने स्मॉल में केवाईसी कंप्लीट कर दी, वो नॉर्मल में कन्वर्ट हो गया, तो नॉर्मल में तो फॉरेन रेमिटेंस आ जाएगा ना। अब वो जो टेबल पड़ी थी उसका इतना महत्व नहीं है, ये सारे क्वेश्चन आपने निकाल दिए, सब याद हो जाएगा। और देखो भाई, स्ट्रिक्ट लिमिट्स किस पे होती है? बोलो भाई। थर्ड ऑप्शन तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। बी पीएम जेडीवाई स्मॉल तो होता ही नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। पीएमजेडीवाई। अब आप ऐसा करोगे, अब आप बीएसबीडीए स्मॉल को केवल स्मॉल बोलोगे और बीएसबीडीए को बीएसबीडीए बोलोगे, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है।
BS VDA भी हो जाता है, और हालांकि इसमें ऑल ऑफ दिस होना चाहिए, क्योंकि BS VDA स्मॉल भी तो फुल KYC होने पर परमानेंट हो जाता है। स्मॉल आया हुआ क्वेश्चन है। PO मेंस 2021। ये क्या है? फाइनेंशियल इंक्लूजन का पार्ट है, वित्तीय समावेशन है। अभी बहुत कम समय बचा है, बल्कि हम डिले हो चुके हैं, क्लास लेट हो चुकी है। इतना ध्यान रखना है कि PMJDY किसके अंदर खोले गए? फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर खोले गए। इन शॉर्ट समझा दूं तो इंक्लूजन होता है ना, इंक्लूसिव ऑल, इंक्लूडेड ऑल। तो जो लोग इंक्लूडेड नहीं है फाइनेंस के अंदर, उन सबको इंक्लूड किया जाए, इसलिए फाइनेंशियल इंक्लूजन चलाया गया। इसकी पहली योजना थी स्वावलंबन, स्वावलंबन। फोर्थ होगा ना भाई, PMJDY में भी तो है, केवल स्मॉल में नहीं है। रिपीट हो गया भाई। स्ट्रिक्ट लिमिट किस पर है? स्मॉल अकाउंट। PMJDY रिपीट है, रिपीट है, स्मॉल। बोलो भाई। रुपए कार्ड किस में मिलता है? PMJDY में मिलता है। फोर्थ, दोनों में लिमिट नहीं है। हाँ, रिपीट है जिनको 18 में सब। स्मॉल लिखा है केवल। यस, 10,000। स्मॉल 12 महीने बाद बंद हो जाएगा ना। ये कितने महीने बाद मिलेगा? देखो क्वेश्चन तो मेरे पास और भी बहुत सारे हैं, करा दूंगा इसके ऊपर। क्लास लेट हो रही है, घर जाके तो अपने आप करने अपने को। ये फाइल मैंने इसमें खोल दी ताकि आपको बाद में, इसमें नहीं मिलता है इंश्योरेंस, दोनों में नहीं मिलता है, केवल PMJDY में मिलता है। फोर्थ ऑप्शन। यस, थर्ड ऑप्शन DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। रुपे कार्ड पे आपको तब मिलेगा इंश्योरेंस जब आप रुपे कार्ड का यूज कर लोगे, ठीक है। तो अगर आपके आसपास आपको ऐसा कोई व्यक्ति दिखता है जिसकी डेथ हो गई और आपको मालूम है इसने बैंक खाता खुला के रुपे कार्ड ले रखा था, तो उसको इंश्योरेंस मिल जाएगा। 2, 4, 6, 8, 10 महीने बाद में मिल जाएगा, ठीक है। किसी को पता भी नहीं होती स्कीम। अब थोड़ा मजा आएगा आपको इसके आगे। ऑप्शन बोलो 1, 2, 3, 4, 5। इसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन दे दिए मैंने बहुत सारे, ये सारे कर लोगे तो खत्म काम। बहुत है। हाँ, कम से कम बैंकिंग वाले तो आपके सबके सब डाउट क्लियर हो जाएंगे। मतलब इस अब बीच में और भी बहुत सारी चीजें आएगी जो भाई हम कल देखेंगे। और जय हिंद। इसकी बना लेना भाई PDF, इसके पहले वाले की बना लेना। हाँ, क्वेश्चन मत लिखना भाई, क्वेश्चन मत लिखना। आपको लग रहे हो कि कोई 5, 7, 10, 20 क्वेश्चन आपको ठीक लग रहा है, उनको कॉपी कर लेना। बाकी ऑलमोस्ट आप देख लो रिपीट है।